चलिए तो अभी हम डिस्कस करना शुरू करते हैं आर कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू कैश सेटल्ड एम्प्लॉय शेयर बेस्ड प्लान्स। मैंने एम्प्लॉय को कहा कि एम्प्लॉय अच्छे से काम कर, शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो तुझे भी फायदा होगा, क्योंकि मैं तुझे क्या देने वाला हूं, शेयर्स आज की प्राइस पे आने वाले डेट पे। तो अगर आने वाले डेट में प्राइस बढ़ी तो तेरा भी फायदा है, क्योंकि तुझे शेयर मिलने हैं सस्ते में। एम्प्लॉय बोलेगा यार शेयर खरीदने के लिए थोड़े पैसे देना पड़ेंगे, पैसे कहां से लाऊंगा, मेरे पास इतने होते हैं तो मैं कंपनी नहीं बना लेता। नंबर 2, कंपनी बोलेगी यार मेरा बेवजह इक्विटी डाइल्यूट होगा, मुझे एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है कि वो अच्छा काम करे ताकि शेयर की प्राइस बढ़े, क्योंकि सीधा सा फंडा है, इफ यू मेक एवरीबडी अ पार्टनर इन योर कंपनीज ग्रोथ एवरीबडी विल बी वर्किंग फॉर द कंपनीज ग्रोथ, बट आई डोंट वांट टू डाइल्यूट माय इक्विटी। तो मैं क्या करूं? एक सिंपल सी स्कीम निकाल लीजिए। आप इतना कह दीजिए एम्प्लॉय कि तू 3 साल काम कर, तुझे आज शेयर में देता हूं 50 रुपए की एक्सरसाइज प्राइस पे, आज मार्केट वैल्यू भी लेट्स से 50 है, 3 साल बाद जितनी मार्केट प्राइस और 50 रुपए का डिफरेंस होगा, आई एम गोइंग टू पे यू दैट मच अमाउंट एज बोनस इन कैश। तो ये क्या कहलाएगी? दिस इज जस्ट अ बोनस स्कीम वेर इन यू आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ बोनस बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस, एंड दैट इज व्हाई दिस इज टर्म्ड एज कैश सेटल्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स। तो कैश सेटल्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स को हम किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे? चलिए, आई होप ओके, ऑल स्टार्टेड लुकिंग गुड, कूल। तो यहां पर सबसे पहली चीज, क्या पूरी अकाउंटिंग जैसी इक्विटी में हुई थी वैसी होगी? तो नहीं। क्यों? इक्विटी सेटल्ड प्लान्स में आप ग्रांड डेट पे फेयर वैल्यू निकालते हो और बाद में उसको चेंज नहीं करते, अनलेस एक्सरसाइज प्राइस कोई परफॉर्मेंस नॉन मार्केट कंडीशन के कारण चेंज हो रही हो। यानी आपने आज जब ऑप्शन दिया तो उसकी जो फेयर वैल्यू आपने निकाली, अगर ये इक्विटी में सेटल होना है तो बाद में मार्केट प्राइस अगर चेंज होगी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बोलोगे ये एम्प्लॉय का स्पेकुलेटिव गेन लॉस है। लेकिन कैश सेटल्ड में आज आपने जब स्कीम दी, सपोज उसकी फेयर वैल्यू 30 रुपीज थी, साल भर बाद मार्केट प्राइस 10 रुपए से बढ़ गई तो आपकी फेयर वैल्यू 10 रुपए से बढ़ गई। 3 साल बाद जब वेस्ट हुआ तब मार्केट प्राइस 100 रुपए से बढ़ गई तो फेयर वैल्यू भी 100 रुपए से बढ़ी हुई। अब आपको कैश देना है तो एक्चुअल आउटफ्लो होने वाला है। तो यहां पे प्राइमरली जो अकाउंटिंग होती है वो कहने को हो सकता है इक्विटी सेटल्ड प्लान जैसी हो, पर फर्क क्या होता है? नंबर 1, यहां पे हर ईयर एंड पे आपने जो एम्प्लॉय को इस पर्टिकुलर कैश सेटल स्कीम में बोनस देने की बात करी है, आपको हर ईयर एंड पे देखना होगा कि आज क्या लग रहा है आपको स्कीम की क्या फेयर वैल्यू, इस हिसाब से कितना प्रोविजन बनाना चाहिए। तो पहला डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे आपको हर ग्रांड डेट के बाद हर रिपोर्टिंग डेट पे फेयर वैल्यू चेंज करते रहना पड़ेगी। दूसरा फर्क ये होगा कि हम वहां एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व बुक करते थे, क्योंकि आखिरकार ये रिजर्व जाता था प्रीमियम में, पर यहाँ शेयर नहीं इश्यू होंगे, कैश देने वाले। तो इसके लिए यहाँ पे एसबीपी रिजर्व की बजाय इसको प्रोविजन फॉर स्टॉक अप्रिसिएशन राइट दिखाया जाएगा, जो आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, करंट प्रोविजंस में, डिपेंडिंग ऑन रिमेनिंग टर्म शो किया जाएगा, नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। और आपको ये खर्चा जब तक आपका एम्प्लॉई इस पर्टिकुलर ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर लेता तब तक बुक करना है, ना कि वेस्टिंग डेट तक। तो हो सकता है आपने एम्प्लॉय को बुलाओ 3 साल रुकोगे तो हम तुम्हें 10 रुपए के ऊपर जितनी शेयर की प्राइस होगी उतना बोनस देंगे, और कब देंगे? उसके अगले 1 साल में तुम कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आप बताइए, अगर एम्प्लॉय ने 3.5 ईयर्स बाद उसे एक्सरसाइज किया तो आपको कैश प्राइस कितनी देना पड़ेगी? 3.5 ईयर्स बाद जो मार्केट की शेयर की प्राइस है -10 रुपीज। यानी कि हो सकता है 3 ईयर एंड पे शेयर की प्राइस x हो और 3.5 ईयर में x+y हो, तो आपको बोनस का पेमेंट x+y प्राइस -10 जो आपकी एक्सरसाइज प्राइस है उतना देना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर वेस्टिंग डेट के बाद भी हो सकता है कि आपको और खर्चा बुक करना पड़े या रिवर्स करना पड़े। तो इस कारण से स्टॉक अप्रिसिएशन राइट इसे कहते हैं, क्योंकि यहां पे आप एक्चुअल में स्टॉक के अप्रिसिएशन पे बोनस पाने की राइट दे रहे हो एम्प्लॉय को। और स्टॉक अप्रिसिएशन राइट में नंबर 1, एवरी रिपोर्टिंग डेट फेयर वैल्यू विल बी reconsidered and not the grand date fair value will be taken. Number 2, you will create an expense by creating a long term provision or a short term provision, not a reserve but a liability.
And number 3, your expense will have to be recognized till the option are exercised or cancelled or lapsed, and not just till the vesting date. So even after the vesting date, you will have to recognize certain expenses. तो इस लॉजिक से दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है या लो किसी ने पूछा है? नॉट येट स्टार्टेड, इट इज स्टार्टेड. आई होप आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं. एक एग्जाम्पल से आप इसको समझ पाएंगे. मैंने अपने एम्प्लॉय को क्या बोला कि मैं आपको 1000 स्टॉक अप्रिसिएशन राइट देता हूं, जिसमें आपको कैश में बोनस मिलेगा, जो शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू एक्सरसाइज डेट पे होगी, ना कि वेस्टिंग डेट पे, माइनस जो एक्सरसाइज प्राइस है. मैंने बोला है कि आपको 3 साल तक काम करना पड़ेगा, वेस्टिंग पीरियड है, और आप अगले 2 साल में कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो. एक्सरसाइज करने के लिए मैंने 25 पर शेयर की प्राइस दी थी, और फेयर मार्केट वैल्यू फर्स्ट ईयर एंड पे 30 रुपीज हो गई. तो टेक्निकली आपको एम्प्लॉय को अगर आज ये स्कीम में पैसा देना पड़ता तो कितने रुपए देना पड़ते हैं? 5 रुपए. हालांकि यहाँ पे ये 5 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है, हमें यहाँ पे भी फेयर वैल्यू निकालनी है. क्या सोच के कि आज नहीं 2 साल बाद क्या शेयर की प्राइस होगी, 2 साल बाद एक्सरसाइज पीरियड कितना है, उसके बेसिस पे भी ये डिफर करेगा, तो वो सोचना है. पर एग्जाम्पल लेने के लिए अभी मैंने आपको ये बोला है कि फेयर वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू 2 मिनट मान लो सेम, तो कितना बढ़ गया? 5 रुपए. बस ये ध्यान रखना कि ये 5 रुपए का खर्चा अभी के अभी बुक मत कर देना. इसे डेफर करने की परमिशन है वेस्टिंग पीरियड में, जो कि इस क्वेश्चन में 3 इयर्स है. तो आप ये कहोगे कि 1000 स्टॉक अप्रिसिएशन राइट, 1 के ऊपर 5 का खर्चा, लेट्स से एक ही एम्प्लॉय को दिया है तो 1/3. नेक्स्ट ईयर आपकी शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू एकदम से 50 हो गई, तो आज अगर आपको देखना है तो कितने रुपए देना पड़ेंगे, तो मुझे मानना पड़ रहा है कि 25 रुपए देना पड़ेंगे. इंट्रिंसिक वैल्यू है, अज्यूमिंग फेयर वैल्यू भी वही है, तो मेरा टोटल खर्चा 25 से बुक होगा. तो आई विल से 25 इंटू 1000 इंटू वही 2/3, ये क्यूमुलेटिव खर्चा है, माइनस पिछले साल कितना बुक कर दिया फॉर द ईयर. थर्ड ईयर एंड में 45 हो गई, तो 45 माइनस एक्सरसाइज प्राइस 25, यानी कि 20 रुपए बोनस कैश में देना पड़ेगा, क्योंकि 25 के ऊपर का अप्रिसिएशन पे कर रहे हैं. तो इसका मतलब 1000 के ऊपर 20,000 का टोटल बोनस हो गया. पिछले साल तक कितना बना लिया है, डिफरेंस अभी बुक हो जाएगा. अब अगर आज एम्प्लॉय एक्सरसाइज कर ले तो सीधे आप प्रोविजन फॉर SAR टू बैंक कर देना. लेट्स से एम्प्लॉय ने आज एक्सरसाइज नहीं किया क्योंकि अगले 2 साल में कर सकता है, इसे नेक्स्ट ईयर भी खत्म हो गया और उसने एक्सरसाइज नहीं किया. अब नेक्स्ट ईयर में अगर मार्केट वैल्यू 60 हो गई है, तो अगर वो आज एक्सरसाइज करेगा तो आपको उसको 60 रुपीज के हिसाब से बोनस निकालना पड़ेगा. तो 60 माइनस 25 आपका बोनस 35 हो जाएगा. अभी भी उसने एक्सरसाइज नहीं किया, तो आप ये मानोगे कि यार आज अगर वो करेगा तो 35 रुपीज कर सकता है. अब फेयर वैल्यू नहीं देखते, एक बार वेस्टिंग आ गया उसके बाद सीधे मार्केट वैल्यू और इसका डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि वो चाहे तो कल एक्सरसाइज कर सकता है. तो इस केस में आप बोलोगे कि यार मेरे सर पे आज तो देखा जाए तो 25 का ऑब्लिगेशन है, तो मुझे 25,000 की लाइबिलिटी बुक करना, 35 का ऑब्लिगेशन है. 35 कैसे आया? 60 माइनस 25, तो 35,000 का टोटल ऑब्लिगेशन होना चाहिए. कितना बुक कर चुके हैं? डिफरेंस इस साल का खर्चा बुक होगा. तो यहाँ पे खर्चा एक्सरसाइज होते तक रहेगा. सपोज फाइनली 63 रुपीज पे ये एक्सरसाइज हो गया, तो 38 का फायदा हुआ, इतना टोटल एक्सपेंस आपको करना पड़ेगा. इस तरह से ये पूरा कैलकुलेशन चलेगा. तो स्टॉक अप्रिसिएशन में किस तरह से अकाउंटिंग होती है, ऑल दैट स्टफ इज गिवन टू यू हियर. इसके बेसिस पे आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगी. और स्टॉक अप्रिसिएशन राइट की ये आपकी इस तरह की अकाउंटिंग है. स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स के अंतर्गत क्या ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय को स्टॉक कम इक्विटी दोनों प्लान्स दे दिए जाएं? हो सकता है. वील कम टू दैट अ लिटिल लेटर. एक क्वेश्चन आपको मैं स्टॉक अप्रिसिएशन का बता देता हूँ. XYZ has given 10,000 stock appreciation right which will vest immediately to employee on 1st April 20. The stock appreciation right will be settled in cash. अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई है कि ये इमीडिएटली वेस्ट हो गए, तो इसमें कोई एक्सरसाइज पीरियड वेस्टिंग पीरियड नहीं है, तो डेफर करने वाली बात नहीं है, पूरा अभी खर्चा बुक करेंगे. At that date, it is estimated using option pricing model that fair value of stock appreciation right is 95, and they can be exercised any time up to 31st March 2003. 3 साल में आप इसे एक्सरसाइज कर सकते हो. At the end of the period on 31st March, it is expected 95% of total enterprise will exercise the option, then 92% और finally 89% will only be able to option exercise. और आपको फेयर वैल्यू दी हुई है. तब आप क्या करोगे? तो देखो 10,000 स्टॉक अप्रिसिएशन राइट आपने दिए और आपको लग रहा है कि आपके टोटल में से 95% एम्प्लॉइज इसे एक्सरसाइज करेंगे. तो आप सिंपली क्या बोलोगे? शुरू में आपकी फेयर वैल्यू कितनी थी? 95. क्योंकि ये इमीडिएटली वेस्ट हो गए तो आज ही खर्चा बुक करना है.
यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं 100% एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका 10,000 स्टॉक ऑप्शन पे 95 के हिसाब से 9,50,000 रुपये का खर्चा हो गया। फिर ये 112 बढ़ गया, अब आपको 95% लग रहा है ये खर्चा, तो ये डिफरेंस आप खर्चा बुक करते जाओगे, प्रोविजन फॉर स्टॉक अप्रिसिएशन राइट में आते जाएगा। तो इसमें आपको वेस्टिंग पीरियड नहीं मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिखने में आसान और सामान्य लगेगा। एक वेस्टिंग पीरियड वाला करा देता हूँ। तो लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन, स्टॉक अप्रिसिएशन रेट का एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आपको बता देता हूँ मैं कैसे होएगा। चलिए ये वाला देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है 1 जनवरी 2009 300 स्टॉक अप्रिसिएशन राइट 500 एम्प्लॉय को दिए, वेयर वी विल पे कैश इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक अप्रिसिएशन राइट ऑन द एक्सरसाइज डेट। बिल्कुल सही बात है, जिस दिन आप एक्सरसाइज करोगे उस दिन जो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके बेसिस पे आपको पेमेंट किया जाएगा। वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, तो यहां पे अब अपने को टाइम वेट देना पड़ेंगे 1/2, 2/3, 3/3 ऐसा हर साल। क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, वेस्ट हो चुका था तो डेफर भी कर सकते थे, यहाँ पे वेस्ट ही हुआ है तो डेफर होगा। अगले 2 साल तक एक्सरसाइज हो सकता है, तो 5 साल तक खर्चा बुक हो सकता है। टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ इस कारण से 5 साल है। एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपए और एक्सपेक्टेड फॉर फीचर ओवर 3 ईयर पीरियड इज एक्सपेक्टेड टू बी 5% पर एनम ऑन ग्रांटेड, 5% पर एनम एट द एंड ऑफ ईयर 1। ये क्या लग रहा है, ओवर द 3 ईयर पीरियड आपको फर्स्ट ईयर एंड पे लग रहा है 5% पर एनम जाएंगे। आप बोलोगे 3 साल के पीरियड का दिया हुआ है तो एक्चुअल रिटायरल इग्नोर करूंगा। 10% पर एनम एट द एंड ऑफ ईयर 2 ओवर द 3 ईयर पीरियड, तो आप मानोगे कि ओवर द 3 ईयर पीरियड इतने लोग छोड़ के जाएंगे तो वेस्ट नहीं होगा, तो उसके हिसाब से आप 0.9 टू द पावर 3 करके निकालो। फिर ये बोलते हैं एक्चुअल फॉर फीचर टर्न आउट टू बी 6% ड्यूरिंग ईयर 1। ये मेरे लिए ट्रिन हो जाएगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं होगा, फॉर द सिंपल रीजन कि आपको ओवर द 3 ईयर पीरियड का हर केस में प्रोविजन दिया गया है, तो ये नहीं बोला है रिमेनिंग पीरियड में क्या लग रहा है। और फिर कहा गया एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु कंप्लीटेड द वेस्टिंग पीरियड इज 300, तो फाइनली आप एट द एंड ऑफ 3rd ईयर 300 लोगे। इसके बाद बोला है इमीडिएटली एट द एंड ऑफ ईयर 3 120 एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज कर ली अपनी राइट्स, तो 300 में से 120 का आप प्रोविजन फॉर एसआर पे कर दोगे तो बचेगा 180 का। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना। 3 साल तक कैसे खर्चा बुक होगा और 3 साल बाद कैसे बुक होगा, इसमें डिफरेंस आएगा। और कॉन्सेप्चुअली आप इसको अच्छे से समझ लो, इसके लिए ये क्वेश्चन से चाहें तो करवा भी सकता हूं आपको मैं, और ऑडिट भी करा सकता हूं, क्योंकि बोर्ड नोट्स में मिल जाएगा आपको, करा देता हूं। चलो तो लेट्स मी शो यू हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन में आपको अपना सॉल्यूशन में खर्चा 5 साल तक बुक करना पड़ेगा। 1 2 3 4 और 5, और वेस्टिंग के बाद पॉसिबली आपको 2 कॉलम भी लगेंगे। सबसे पहले देखिए आप, मैं आपको पहले 3 साल की कहानी समझाता हूं। समझ लेना ध्यान से। क्वेश्चन में आपने स्टॉक अप्रिसिएशन राइट कितनी दी है, तो नंबर ऑफ स्टॉक अप्रिसिएशन राइट पर एम्प्लॉय इज 300। कितने एम्प्लॉय को दिए, 500 एम्प्लॉय, तो एक्सपेक्टेड या वेस्टिंग पीरियड पहले लिख लेता हूं, फिक्स है 3 साल है। एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय टू कंप्लीट
वेस्टिंग पीरियड ईयर, फर्स्ट ईयर में आपको लग रहा था 5% पर एनम है और टोटल एम्प्लॉई आपके 500 है, तो 500 इंटू 0.95 टू द पावर 3, इररिस्पेक्टिव ऑफ फर्स्ट ईयर में कितने छोड़ के गए। सेकेंड ईयर में आपको लग रहा था 10% पर एनम ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स रिटायर होंगे, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल रिटायरल आप ये लोगे। और फाइनली बोल रहे हैं 300 ही बचे। फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक अप्रिसिएशन राइट आपको क्वेश्चन में 20, 25 और 30 दी गई है। अब थर्ड ईयर में प्रॉब्लम यह है कि थर्ड ईयर में कुछ लोगों ने ऑप्शन वेस्ट करके एक्सरसाइज किया और कुछ ने नहीं किए। तो ऐसी सिचुएशन में जिन लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया उनको मैंने पैसे कितने दिए होंगे, तो मैंने उनको 22 रुपीज कैश दे दी। मतलब इसका सुनिएगा, मैं आपको कहता हूं कि आपके पास आज एक स्कीम है जिसके अंतर्गत आज अब मेरी कंपनी का शेयर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 32 रुपीज का है और मैंने आपको बोला था कि 10 के ऊपर जितना जाएगा उतनी कैश दे दूंगा, पर आपके पास अभी इच्छा है तो आप चाहो तो अभी ले लो, पर आपकी इच्छा अभी नहीं तो आप अगले साल या अगले साल में ले लेना और तब जो प्राइस होगी उसका डिफरेंस कैश पे करूंगा। तो जो लोग अभी लेंगे उनको क्या होगा, 32 का शेयर है और 10 रुपीज की इसकी एक्सरसाइज प्राइस है, तो 22 रुपीज कैश मिल जाएगी। पर कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार मैं अभी नहीं, मेरे को तो लग रहा है शेयर अभी बहुत ऊपर जाएगा तो मैं रुकता हूं, तो हो सकता है उनके लिए इस पर्टिकुलर ऑप्शन में और ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद है। तो सारे ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल लगा के अगर मैं देखता हूं तो मैं बोलता हूं कि यार आज की तारीख में अगर मैं इसे होल्ड करके आगे बेचूं तो हो सकता है ज्यादा कमाई हो जाए। लेट्स से हो सकता है कि ये शेयर 32 की बजाय 50 पे पहुंच जाए तो 40 रुपए मिल जाए, इसकी इतनी % प्रोबेबिलिटी है। ये 35 पे रहे, इसकी इतनी % प्रोबेबिलिटी है। इसके हिसाब से मैं फेयर वैल्यू निकालता हूं तो 30 रुपए आ रही है, तो ये फेयर वैल्यू दी गई है। अब आपको यहाँ पे जो ट्रिक लगानी है वो ये है कि अब आप थर्ड ईयर से चेंज करो। क्या थर्ड ईयर में जितने आपके ऑप्शन वेस्ट हो गए उसे अलग कर दो और जो वेस्ट नहीं हुए उसे अलग कर दो। एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन में कहा गया है थर्ड ईयर में 120 एम्प्लॉय ने अपनी राइट एक्सरसाइज कर ली, तो कितनों ने नहीं करी 180, तो फेयर वैल्यू उसके लिए ले लो और जिन्होंने एक्सरसाइज कर ली उसके लिए क्या ले लीजिए। तीन सौ में कंफ्यूजन हो गया, 180 एम्प्लॉय और 120 एम्प्लॉय। इतना आपको पेमेंट करना है, कैश पेमेंट है, कभी थर्ड ईयर में, और इतने का आपको प्रोविजन बना के रखना है क्योंकि इसको अभी पे नहीं किया है। अब इससे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इसकी ट्रिक है छोटी सी, जिससे आप एक ही टेबल में बढ़िया बिंदास आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो अब मेरा प्रोविजन फॉर एसएआर कितना होना चाहिए, 300 अप्रिसिएशन राइट, 429 एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड, 20 की फेयर वैल्यू इंटू 1/3। ये मेरा क्यूमुलेटिव प्रोविजन फर्स्ट ईयर का है। 300, 365, 25, 2/3, ये मेरा क्यूमुलेटिव प्रोविजन सेकेंड ईयर का है। $8,58,000 का प्रोविजन लगता है। ओपनिंग प्रोविजन मेरा नील था, तो मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस करंट ईयर का हो जाएगा 8,58,000। सेकेंड ईयर में 300 इंटू 365 इंटू 2/3 इंटू 25, 1825 माइनस 858, $967 का खर्चा। थर्ड ईयर में ये 180 एम्प्लॉय की स्टॉक अप्रिसिएशन राइट, 300 राइट्स पे 30 रुपए से खर्चा बुक करना है, 3 साल पूरे हो गए।
16,20,000 का यहाँ पे खर्चा है। प्लस कैश पेमेंट कितना करना है, तो ये जो मेरे 300 एम्प्लॉय है ये कैश ले गए, 120 एम्प्लॉय 300 स्टॉक अप्रिसिएशन राइट पे 22 रुपीज कैश ले गए। $7,92,000। हेलो, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से मैंने पेमेंट कर दिया क्योंकि ये आज की एक्चुअल डिफरेंस है शेयर की मार्केट वैल्यू और एक्सरसाइज प्राइस का, पेमेंट इससे होगा, पर फेयर वैल्यू से प्रोविजन बनेगा। तब आप इसको सिंपली ऐसा कर सकते हो कि आपके पास ओपनिंग प्रोविजन कितना था, 18,25। अब आपको चाहिए तो आप ऐसा कर लो कि ये 18,25,000 में 792 पे कर दिया और बचा हुआ अपने पास प्रोविजन बचा है पर अपने को 16-20 चाहिए, तो वैसे दिखा दो, या आप ये दिखा दो कि भाई इन दोनों को टोटल लगा लेता हूँ अगर मैं, तो कितना आ जाता है, तो दिस कम टू 2412 और मेरे पास प्रोविजन है 18,25, तो इस साल का खर्चा मेरा कितना हो जाएगा, 5,87,000 इस साल का खर्चा है। ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ये समझ लो कि मैंने क्या किया, 792 मेरे पास जो 18,25 प्रोविजन था उससे पे कर दिया, तो कितना बच गया 1033 और मुझे बनाना है 1620, तो 587 का और बना दिया। अब फोर्थ ईयर पे आते हैं। फोर्थ ईयर में दोस्तों ट्रिक क्या लगानी, अब आपके पास कितने एम्प्लॉई हैं जिसके ऑप्शंस बाकी हैं, तो 120 ने कर लिए तो अभी 180 बाकी है, उसमें से बोल रहे हैं 100 ने फोर्थ ईयर एंड पे कर लिए, तब आप फोर्थ ईयर एंड पे भी वापस से वही लॉजिक लगा दो। क्या प्रोविजन फॉर एसएआर कितने एम्प्लॉय पे बनाना है, तो 100 ने एक्सरसाइज कर लिया तो ये 80 पे बनाना है और 100 पे पेमेंट कर दो। 300 वेस्टिंग तो हो ही चुका है, लिख के मतलब नहीं है। अब फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है 35 और आपको इंट्रिंसिक वैल्यू दी हुई है 34, तो पेमेंट 34 से होगा, तो पेमेंट आप कितना कर दो, 300 इंटू 100 एम्प्लॉय 34 से कितने पैसे मुझसे ले जाएंगे, 10,20,000। और प्रोविजन में बनाऊंगा अपने 300 स्टॉक अप्रिसिएशन राइट 80 एम्प्लॉय 35 के रेट से, $8,40,000। तो टोटल मिला लूँ तो मुझे 18,60,000 रुपये की व्यवस्था करनी है, जिसमें से मेरे पास ओपनिंग प्रोविजन कितना पड़ा हुआ है, तो प्रोविजन अब आपके पास सिर्फ 16,20,000 ही है, तो 1620 पड़ा हुआ है, तो आप 2,40,000 रुपये का इस साल का खर्चा बुक कर लो। और फिर फिफ्थ ईयर में ऑब्वियस सी बात है कि जो भी होना है सब वेस्ट ही होना है और कुछ नहीं होना है, या फिर लैप्स होना है। तो फिफ्थ ईयर में क्वेश्चन में कहा हुआ है आपको कि 70 लोगों ने किया, यानी कि 5 कुछ लोग वेस्ट किए बिना चले गए। ऐसा क्यों है भाई, जब उन्होंने कंपनी छोड़ी होगी तब शेयर की प्राइस बहुत कम रही होगी तो नहीं किया। तो फिफ्थ ईयर में आप क्या करेंगे, यू विल से कि 300 स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स वो आर एक्सरसाइज बाय 70 एम्प्लॉयज़, और ऑब्वियस सी बात है आज 40 पे एक्सरसाइज किया होगा, तो टोटल पेमेंट जो मुझे चाहिए वो 300 पे 70 इंटू 40 चाहिए, 8,40,000 का मैंने पेमेंट किया है और मेरे पास प्रोविज़न कितना था, 8,40,000 था, तो इस साल मेरा कोई खर्चा बुक नहीं हुआ। इसका रीज़न बता सकता हूँ मैं, आपने 35 पे प्रोविज़न बनाया था और पेमेंट 40 से हुआ, तो आपको 5 रुपये ज़्यादा देना पड़ गए, पर आपने प्रोविज़न बनाया था 80 पर आपको देना सिर्फ कितने पड़े, 70 एम्प्लॉय को, तो पेमेंट आपने उधर 10 एम्प्लॉय पे बचा लिया, वो जो दोनों अमाउंट सेम हो गए। यानी आप पिछले साल क्या बोले थे कि आपको 80 पे 35 देना पड़ेगा, पर आपने 70 पे 40 दिया। आप देखो 82 इंटू 35 और 70 इंटू 40 ये दोनों सेम आता है, तो ये इस तरह से होगा। तो ये आपके हर साल के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, इसको शिद्दत से आराम से एक बार सोच लेना, देख लेना। ये आपका कैश सेटल्ड एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान, जिसे स्टॉक अप्रिसिएशन राइट कहते हैं, ये वो होता है।
ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ एक चीज, 3 मुद्दों का ध्यान रखना है। क्या? चलिए भाई, ओ हो, टीवी पे भी है अपन। स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स और कैश सेटल्ड एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स के अंतर्गत you have to remember 3 things. Number 1, every year end you will see what is the fair value of the unexercised stock appreciation rights, and you will create a provision for that. While creating a provision, you will create a provision only to the extent of vesting period completed vis-a-vis the total vesting period, जैसा इक्विटी सेटल में करते थे। फर्क इक्विटी से सिर्फ इतना है कि ईयर एंड पे हम ग्रैंड डेट की फेयर वैल्यू नहीं, ईयर एंड की फेयर वैल्यू कंसिडर करके प्रोविजन कितना बनाना है उतना प्रोवाइड फॉर करेंगे। सेकंड, ये प्रोविजन फॉर एसआर में जाएगा, लाइबिलिटी एसबीपी रिजर्व जैसी इक्विटी में नहीं जाएगा। एंड थर्ड, टिल द वेस्टिंग डेट ये कंडीशंस आपकी या यही ट्रीटमेंट होगा, पर जिस दिन ऑप्शन वेस्ट हो जाएंगे उस दिन से हो सकता है पेमेंट शुरू हो जाए, और अगर एक्सरसाइज पीरियड लंबा है तो हो सकता है कुछ एक्सरसाइज हो और कुछ ना एक्सरसाइज हो। जो एक्सरसाइज हो गए उसमें आप कैश आउटफ्लो कर देंगे इंट्रिंसिक वैल्यू से, विच इज नथिंग बट उस दिन की मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। पर जो एक्सरसाइज नहीं हुए हैं उस पर आप फेयर वैल्यू से फिर प्रोविजन बनाएंगे, और यहां पे अब टाइम वेट की कोई जरूरत नहीं है, पूरा प्रोविजन बनना चाहिए। इस लॉजिक से आप ये निकाल लेंगे कि आपने कितना पेमेंट किया और कितना प्रोविजन चाहिए, ये टोटल है, और लास्ट ईयर का जो आपका प्रोविजन कैरीड फॉरवर्ड है उसका डिफरेंस इस साल का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होगा। यहाँ पे अगर किसी भी पीरियड में कोई ऑप्शन लैप्स हो जाता है, बढ़ जाते हैं, खर्चा कम ज्यादा होता है, सब कुछ पीओएल से एडजस्ट होगा। अनलाइक एम्प्लॉय बेनिफिट्स जहाँ पे वेस्टिंग के बाद के एडजस्टमेंट रिजर्व से होते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जय माता दी। चलिए, ये आपका स्टॉक अप्रिसिएशन राइट हो गया। मजे यार तुम्हारे, मजे। सर ये इतने सारे आप वॉइस नोट दे रहे हो, कैसे ढूंढेंगे? बहुत सिंपल है, आप ऊपर टैब दबाइए, इसमें सब मिल जाता है। ये मेंबर मिलेंगे आपको, मीडिया मिलेगा, ये जो आप जितनी गिफ्ट देते हो ये सब मिलेगी आपको, प्लस कोई मैंने अगर आपके साथ पिक विक शेयर किया हो, फिर फाइल्स जितनी मैंने शेयर करी है, बस फाइल्स का इंडेक्स प्रेस करिए, आपको सारी फाइल लाइन से मिलेगी। तो लोग बोलते हैं पिन कर दो, ढूंढना पड़ता है, यहाँ पे आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। इसमें आप फिर म्यूजिक पे जा सकते हैं, तो आपको म्यूजिक में तो ठीक है, वॉइस नोट्स पे जाओगे तो जितने मैंने वॉइस नोट दिए हैं ये आ जाएंगे। इसमें दूसरे भाई भी अगर कोई वॉइस नोट डालते हैं तो वो भी आ जाते हैं, तो वो कृपा करके ना डालें या डिलीट कर दें, तो एक आपको सॉर्टिंग करने के लिए इजी रहेगा। एनी विच वेज, ओके, इसी के साथ खत्म हुआ हमारा कैश सेटल प्लान, और अब आ जाते हैं अपन इक्विटी कम कैश सेटल प्लान्स। मैंने एम्प्लॉय को बोला, यार मेरे एम्प्लॉय तू छोड़ ये सब यार, तू बता तेरे को क्या चाहिए, 3 साल बस रुक जा तू मेरे लिए, तेरे को बता क्या चाहिए। शेयर चाहिए, शेयर ले ले, कैश चाहिए, कैश ले ले, दोनों नहीं मिलेगा, दोनों में से कोई भी एक ले ले। भाई लाइव कर ले, बैकअप ले ले। हाँ सर, बैकअप बैकअप बैकअप। तो जैसे ही मैंने बोला लाइव कर ले या बैकअप कर ले, तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैं चाहता हूं कि भैया मेरे को कोई आपको छेड़ने में थोड़ा ना मजा आ रहा है, मैं चाहता हूं कि आपकी भी क्लास टाइम टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे? तो मैंने बोला देख, लाइव अगर करेगा ना तो सारे लेक्चर मिलेंगे, बैकअप करेगा ना थोड़े कम मिलेंगे। अब बोलो, अब बोलो। हाँ, अरे सर क्या कर रहे हो, लाइव में कुछ छूट गया तो मालूम पड़ा ज्यादा नुकसान हो जाएगा, बैकअप में कुछ रह गया, इसका मतलब ये तय तो नहीं है कि कौन सा डिसीजन बेहतर होगा, सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। बस मैंने एम्प्लॉय को बोला, एम्प्लॉय बस 3 साल रुक जा, 3 साल बाद मैं तुझे क्या करूंगा मालूम है? तू चाहे तो मुझसे 1000 शेयर ले लेना, और एक्सरसाइज प्राइस बस 50 रुपए, या फिर तू चाहे तो मुझसे बोनस ले लेना। बोनस अगर मैं दूंगा ना तो मैं तुझे सिर्फ 800 शेयर पे दूंगा, 1000 पे नहीं, और उसमें भी एक्सरसाइज प्राइस 60 रखूंगा, 50 नहीं। तेरी जो इच्छा तू ले लेना, दोनों में से जो तेरी इच्छा है वो तू ले लेना। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर आपने एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया है कि वो चाहे तो शेयर ले ले और चाहे तो कैश ले ले, कैन यू अवॉइड दिस ऑब्लिगेशन? इज इट इन द हैंड्स ऑफ एंटिटी टू अवॉइड द ऑब्लिगेशन? द आंसर इज नो। इसका मतलब मुझे इस पे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन बिकॉज ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट। एम्प्लॉय के हाथ में, सर कंपनी के हाथ में होता, आगे की बात पूछ रहे हो तुम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बहुत सिंपल है, इंडेक्स क्या बोलता है, आप इस स्कीम को ये मान लो कि ये पूरी की पूरी कैश सेटल स्कीम है, तो आप जैसे प्रोविजन फॉर एसआर रिकॉर्ड करते हो वैसे पूरा रिकॉर्ड कर डालने का, मस्त रहने का है। हाँ है, हाँ, बस एक एक्स्ट्रा काम,
कि ग्रैंड डेट पे आप देख लीजिए कि इक्विटी सेटल्ड की फेयर वैल्यू अगर प्रोविजन फॉर एसएआर की ग्रैंड डेट की फेयर वैल्यू से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ग्रैंड डेट पे जो इक्विटी सेटल प्लान दिया है ना वो थोड़ा सा महंगा है, पर आप खर्चा कैसे बुक करने वाले एसएआर के जैसा, तो हम चाहेंगे थोड़ा खर्चा और बुक हो जाए, तो वो जो एक्सेस अमाउंट है ना उसका आप बस एसबीपी रिजर्व ओवर द वेस्टिंग पीरियड एसएलएम बेसिस पे बना लीजिएगा। खत्म हो गई बॉस अकाउंटिंग, फिनिश। तो इक्विटी कम कैश सेटल में आपको इस तरह से अकाउंट फॉर करना पड़ता है। इफ यू हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस वी विल काइंड ऑफ रेफर दैट अप, दैट्स अबाउट इट। तो इक्विटी कम कैश सेटल में एक बार वापस से अगर मैं आपको बताऊं कैश और इक्विटी अल्टरनेटिव में, तो आप क्या करोगे? अरे बोलो क्या करेंगे? बोलो हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। अरे सर हवन नहीं करना है हमको। चलिए इक्विटी कम कैश शेड्यूल प्लान कहाँ है? वाई वेयर इज इट? Okay, so let's see this. कुछ ने एक शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान एम्प्लॉय को 3 साल के लिए अनाउंस किया है। 1 अप्रैल 10 को वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है। इसमें एलिजिबल एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज प्राइस और मार्केट प्राइस ऑन वेस्टिंग डेट 5000 शेयर पे ले सकता है या 6000 शेयर एक्सरसाइज प्राइस पे सब्सक्राइब कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं ब्लू से क्या करता हूँ, प्रोविजन फॉर एसआर मार्क करता हूँ और येलो से इक्विटी सेटल्ड मार्क करता हूँ। अब इस सिचुएशन में क्या दिया अल्लाह है, आगे बोला है कि जो भी शेयर आप सब्सक्राइब करोगे इसमें 3 साल का लॉक इन होगा और इनकी फेस वैल्यू 10 रुपये होगी। तो ये तो सर येलो वाला हो गया, शेयर का है। आगे बोला है करंट फेयर वैल्यू ऑप्शन की एट 2 इज 60 एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फ्रीली ट्रेडेबल शेयर इट इज 20% हायर। अच्छा, तो जो फेयर वैल्यू अपन ने सेकंड ऑप्शन में जो दी है यानी इक्विटी सेटल की 60 है, पर अगर मैं ऐसे देखूँ तो 20% ज़्यादा यानी 72 है। तो अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं एम्प्लॉय को इक्विटी सेटल प्लान की बात करूं तो उसको 6000 ऑप्शन 60 रुपये की फेयर वैल्यू के दे रहा हूं। तो ये हो गया आपका 6000 ऑप्शन 60 रुपये की फेयर वैल्यू 3,60,000। पर अगर मैं उसको स्टॉक अप्रिसिएशन राइट दे रहा हूं तो आई एम गिविंग इट एट 5000 और उसकी फेयर वैल्यू 72 है, तो यानी 5000 इंटू 72। ग्रैंड डेट पे इस क्वेश्चन में दोनों 3,60,000 आ रहा है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा बुक नहीं करना है। सपोज फॉर एग्जांपल इक्विटी सेटल 3,70,000 आता तो 10,000 का एक्सेस 3 साल के वेस्टिंग पीरियड में इक्वली 3333 करके आप बुक कर देते, खत्म, और कुछ नहीं होता। अब आगे इसकी पूरी अकाउंटिंग एसएआर जैसी होगी। तो आगे बोला गया है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन नॉट सब्जेक्ट टू लॉक इन रिस्ट्रिक्शन, यानी कि स्टॉक अप्रिसिएशन राइट हर साल बढ़ रही है पिछली वैल्यू से इस परसेंट से। तो आपकी 72 से फेयर वैल्यू 6% बढ़ गई, तो 72 प्लस 6% कितना हो गया? 76.32। तो आपने बोला वाओ 76.32 स्टॉक अप्रिसिएशन रेट की फेयर वैल्यू। कितने अपन ने दिए हैं सर? 5000 दिए। यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय वाला कुछ भी नहीं है, वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, खर्चा 5000 इंटू 76.32 अपॉन 1.32, इतने का प्रोविजन फॉर एसआर बन जाएगा। नेक्स्ट ईयर चलो इसको अपन लाइट ब्लू कर लेते हैं। नेक्स्ट ईयर ये हुआ, ये 10% से और बढ़ गई, तो 76.32 पे 10% और जोड़ दीजिए आप, तो ये फेयर वैल्यू जैसी दी है क्वेश्चन में वही लेंगे, 83.95 हो गई, तो 83.96। ये 5000 है, 3 साल, इतना प्रोविजन 2/3 के हिसाब से बनना था, इतना बना चुके हैं, इतना और बना दो। बाकी मुझे कोई मतलब ही नहीं है किससे, हिसाब की कोई अकाउंटिंग ही नहीं। और लेट्स से फाइनली मैं डार्क ब्लू पे आ जाता हूँ और ये 15 हो गई, तो मैं 15 के हिसाब से इस पर क्या करूँगा, 15% बढ़ गई, तो ये 15% बढ़ के 96.55 आ रही है, इंटू 5000 पे पूरा बुक कर देंगे, इस साल का खर्चा आ गया। अब आपको बोला है कि आप ये सारे अकाउंट बना दीजिए। अब इस केस में सपोज आपसे ये पूछा जाए कि आखिरी में क्या हुआ, बंदे ने क्या किया, कैश ले ली, तो क्या करोगे? तो देखो अगर कैश ली है तो कितनी ली होगी, अज्यूमिंग कि जो आपने प्रोविजन बनाया है फेयर वैल्यू के अनुसार 96.55 इतनी कैश ली है, तो इतने का प्रोविजन फॉर एसआर है, तो सिंपल हो जाएगा प्रोविजन फॉर एसआर टू बैंक, खत्म। और अगर आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल शुरू में इक्विटी सेटल प्लान में 10,000 रुपए ज्यादा था, तो आपने 10,000 का एसबीपी रिजर्व इकट्ठा किया होगा, आप मान लेना वो ऑप्शन लैप्स हो गए, तो एसबीपी रिजर्व टू रिजर्व डाल देना, क्योंकि लैप्स होने का हमेशा एडजस्टमेंट रिजर्व से होता है। लॉजिक एक ही है, हर जगह जो चलेगा, लॉजिक याद रहेगा तो हर जगह पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बार एप्लीकेशन देखना पड़ेगी।
ऐसे याद रखोगे तो भूल जाओगे, एग्जाम में याद नहीं रहेगा। तो लॉजिक क्या है कि भैया कभी भी अगर आपका ऑप्शन वेस्ट होने के बाद लैप्स हो जाता है तो अपन उसको रिजर्व में डालते हैं, तो वो रिजर्व में डाल देते हैं। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल सर उसने ईसॉप ले लिए तो फिर उस केस में इंडेस बोलता है कि अगर उसने शेयर ले लिए तो आपने जितना प्रोविजन फॉर एसआर बनाया पूरा उठा के एसबीपी रिजर्व में डाल दो, और ऑलरेडी कोई एसबीपी रिजर्व है तो वो भी उठा लो, और वो पूरा उठा के आप फिर किस में डाल दीजिएगा, सिक्योरिटी, प्रीमियम और कैपिटल। यानी अल्टीमेटली एट द एंड इफ कैश इज बीइंग पेड तो आप एसबीपी रिजर्व को रिजर्व में डालोगे, शेयर्स आर बीइंग गिवन तो आप प्रोविजन फॉर एसआर को क्लासिफाई करोगे टू एसबीपी रिजर्व, एंड फ्रॉम एसबीपी रिजर्व इट विल गो टू प्रीमियम एंड कैपिटल। खत्म। तो ये आपका किसका डिस्कशन हो जाता है, कैश और इक्विटी सेटल प्लान्स का। और ये सब करने के बाद अब आप दोस्तों किसका डिस्कशन पूरा हो गया एक तरह से आपका, तो यू हैव कंप्लीटेड योर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय को जो जो हम पेमेंट्स करेंगे वो सारे हमारे कवर हो गए। सर सबसे ज़्यादा मेहनत तो हमको ईसॉप में ही लगी क्योंकि उसमें बहुत सारी कंडीशंस थी, मॉडिफिकेशन थे, वो सब डिस्कस किया। तो सर क्या ये कंडीशन मॉडिफिकेशन कैश सेटल्ड और दूसरे प्लान में नहीं हो सकती है? हो सकती है, रेयर पॉसिबिलिटी है, स्पेशल केस है, आखिरी में डिस्कस करेंगे। ये इक्विटी सेटल्ड हो गया, ये कैश सेटल्ड हो गया, ये इक्विटी कम कैश ऑल्टरनेटिव हो गया, जिसको अपन बोलते हैं कि यू हैव एन ऑप्शन ईदर टू टेक कैश और टू टेक इक्विटी शेयर्स। इसके अलावा स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अगर आपने कोई गुड्स और सर्विसेज खरीदे इक्विटी शेयर इशू करके, तो वहां पर जो गुड्स और सर्विस की फेयर वैल्यू है आप मानोगे उतने के शेयर इशू हुए, इररिस्पेक्टिव ऑफ शेयर की फेयर वैल्यू, अनलेस गुड्स एंड सर्विस की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है। खत्म है, खत्म मतलब खत्म। देखिए सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पीपी किया है या कोई एक्सपेंस किया है, बदले में बोला है पैसे दूंगा, तो इसकी जो फेयर वैल्यू है वो आपका असेट या एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल आपका फेस वैल्यू से, और बैलेंसिंग फिगर जो भी है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, ये बीएफ है, हाँ पीए नहीं। खत्म। सपोज कभी ऐसा है कि गुड्स और सर्विस अपन ने एक्वायर उधारी पे किया है, मतलब शेयर बाद में इशू करेंगे, तो जब गुड्स और सर्विस आएंगे तो आप गुड्स और सर्विस को डेबिट कर देना, शेयर बाद में दोगे तो एसबीपी रिजर्व, बाद में जब शेयर दे दोगे तो एसबीपी रिजर्व टू कैपिटल और प्रीमियम। तो सर अभी शेयर अपन ने पहले दे दिया और गुड्स और सर्विस बाद में आएंगे, तो आप अभी शेयर इशू कर रहे हो तो शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम किससे लेना, फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस के बराबर की, उसे एडवांस में डाल देना, और बाद में जब गुड्स आएंगे तो गुड्स को डेबिट करके एडवांस क्रेडिट कर देना। क्या सिंपल है। कभी ऐसा है कि इसमें कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, तो मैंने क्या किया, आपसे मशीन खरीदी और मैंने मशीन खरीदने के बदले में आपको बोला है कि मेरे 1 लाख इक्विटी शेयर की जो प्राइस होगी 1 महीने बाद वो मैं आपको पे करूंगा। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको ट्रांजैक्शन को क्या करना है, अगर नेट सेटल करना है तो फिर ये 109 में कवर हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, जहाँ पे अपन ने क्वेश्चन किया था ना कि अपन कॉपर खरीदेंगे और बदले में अपन इतने इक्विटी शेयर इशू करने वाले, वो भी किस पे, मार्केट प्राइस या वेरिएबल नंबर पे, तो फिर वो पूरा डेरिवेटिव है। पर नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ओन यूज के लिए गुड सर्विस खरीदूंगा पर पैसे मैंने बोला शेयर के बराबर दूंगा, जो कि बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है। तो देन इन दैट केस आप गुड्स को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, और कोई भी पैसा आपने कम ज्यादा दिया है तो उसको पीआरएल में डाल दो। यानी घुमा फिरा के मुद्दे की बात यहाँ पे हर केस में क्या है कि जब भी गुड्स और सर्विस के बदले में आप शेयर दे रहे हो और एक्चुअल में गुड्स और सर्विस ले रहे हो, ऐसी सिचुएशन में आप गुड्स और सर्विस फेयर वैल्यू पे लाना, बाकी जितने पे गुड्स और सर्विस आपकी फेयर वैल्यू पे आए उतने पे आपको शेयर और प्रीमियम बुक करना है। और शेयर प्रीमियम नहीं इशू किया और कैश दिया आपने शेयर की प्राइस के बेस, तो जो भी कम ज्यादा पैसे दिए वो पीआरएल में डाल देना। ठीक है, तो ये उसके सारी पॉसिबिलिटीज और एग्जांपल्स हो जाते हैं। इसके साथ में अपना किसका डिस्कशन कंप्लीट हो गया। तो वी हैव डन बोथ टाइप्स ऑफ प्लान्स। कौन कौन से प्लान्स कवर हो गए अपने, एम्प्लॉय को इक्विटी सेटल प्लान दिया है, कैश सेटल दिया है, इक्विटी और कैश दिया है। तो क्या होगा, गुड्स मैंने एक्वायर किए हैं शेयर देने के बदले में, कैश देने के बदले में, या शेयर और कैश, तो सेम लॉजिक पे अकाउंटिंग होगी। दैट इज नॉट समथिंग विच इज मच एज सच काइंड ऑफ डिस्कस्ड हियर। मेनली जो हमारा डिस्कशन है वो एम्प्लॉई से अगर अपन ने कोई सर्विस ली और उसको अपन शेयर दे रहे हैं तो उसकी अकाउंटिंग है, विच इज द मेजर पार्ट। एज सच गुड्स और सर्विस से रिलेटेड आई डोंट थिंक क्वेश्चन कभी आया भी है, बट ये ध्यान रखना कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर आपने शेयर से पेमेंट किए हैं तो फिर 102 नहीं 103 लगेगा। तो हो गया क्या सर खत्म हमारा ये स्टैंडर्ड। बस अब कुछ स्पेशल इश्यूज बाकी हैं जिसको मैं क्विकली आपके सामने रख देता हूं और एक बार आप क्विकली इनको सुन के डिस्कस कर लीजिए, एंड देन विल बी डन विद शेयर बेस्ड पेमेंट, अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब ये स्पेशल इशू में दोस्तों आपको मोर और लेस यू विल हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव and you will have to visualize in terms of what we are discussing.
आर दीज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम? नहीं होते तो मैं ही नहीं लेता क्लास में, सवाल ही नहीं उठता था। यानी क्या ये इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में आ सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है इनमें से कुछ चीजें डेफिनेटली आ सकती है। ओके ओके, मतलब देखना पड़ेगा। जी हाँ, पहला ग्रेडेड वेस्टिंग, इसका क्या मतलब होता है? चलिए थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज करवाता हूं आपसे। लीजिए, मैंने एक एम्प्लॉय को बोला इक्विटी सेटल्ड प्लान where he'll get 3 equity shares for staying for 3 years at the rate of 1 share every year. Fair value of option to give share after 1 year is 50, 2 year is 55 and 3 year is 66. Find employee benefit expense for year 1. If employee is expected to stay for 3 years. बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। ग्रेडेड वेस्टिंग के अंतर्गत मैं एम्प्लॉय को एक स्कीम देता हूं जो होती है से 3 साल 5 साल, पर उसमें ऐसा नहीं बोलता 3 साल पूरे होने पे सारे शेयर मिलेंगे। मैं उसे बोलता हूं हर साल पूरा होने पे कुछ कुछ शेयर देते जाएंगे। यानी बोलने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 3 साल रुकोगे तो 3 शेयर मिलेंगे, एक पहले साल, एक दूसरे साल, एक तीसरे साल। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि मैं आपको 3 स्कीम आज ही दे रहा हूं, 1 साल रुकने पे 1 शेयर की, 2 साल रुकने पे एक और शेयर, 3 साल रुकने पे एक और शेयर। अच्छा, 1 साल रुक के जो 1 शेयर ले जाओगे उसकी आज की फेयर वैल्यू मेरी 50 आती है। 2 साल रुक के आप 1 शेयर ले जाओगे उसकी फेयर वैल्यू 55 है, और 3 साल रुक के 1 शेयर ले जाओगे उसकी 66 है। तो मेरा क्वेश्चन है कि पहले साल का खर्चा कितना होगा? अगर एम्प्लॉय पहले साल स्टे किया है और मुझे लग रहा है कि वो 3 साल पूरे स्टे करेगा, तो सीधी सी बात है पहले साल किया है तो पहले साल वाला खर्चा बुक हो जाएगा 50 का। दूसरा लॉजिक है 50 क्यों? 50 बुक होगा प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 66 डिवाइड बाय 3। तीसरा लॉजिक है भाई टोटल खर्चा तीनों में 50 प्लस 55 प्लस 66 डिवाइड बाय 3। कितना बुक करें? ट्राई करिए। ग्रेडेड वेस्टिंग, इसका भी क्वेश्चन है आपके पास। बोर्ड नोट्स तो बहुत जोरदार है, तुम पढ़ोगे मजा आ जाएगा तुमको। चलिए, तो आंसर इसमें क्या होगा? पहले साल आपको ये खर्चा बुक करना पड़ेगा। वेरी गुड गुड। इंडेस कहता है कि इट विल बी ट्रीटेड एज 3 डिफरेंट स्कीम्स। First scheme of 1 year, second scheme of 2 year, third scheme of 3 year. In the first scheme, because he has stayed for first year, all options are vested 100% expense book. In the second scheme, he has to stay for 2 years to get 1 share. He has stayed for 1 year, so you'll have to book expense of 1/2. In the third scheme, he has to stay for 3 years. You're expecting him to stay for 3 years, so you'll have to book expense in the first year will be 1/3. So that is why आपका खर्चा इतना बुक होएगा। सेकेंड ईयर में अगर उसने स्टे किया तो खर्चा कितना बुक होएगा? अगर मुझे लग रहा है वो 3rd ईयर तक स्टे करेगा, तो सेकेंड की स्कीम का 55 पे वैल्यू थी, तो 55 का आधा और 66 का 1/3 और। फिर 3rd ईयर अगर रुका तो फिर सिर्फ 66 वाली स्कीम का 1/3। यानी ग्रेडेड वेस्टिंग में सबसे ज्यादा खर्चा पहले साल बुक होता है, सबसे कम आखिरी के साल में।
Now let me show you in terms of how you'll have to handle this particular thing. देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एच लिमिटेड ने 300 ऑप्शन अपने 500 एम्प्लॉय को दिए. 30% ऑप्शन वेस्ट करेंगे फर्स्ट ईयर में, यानी कितने ऑप्शन? 90. तो 90 ऑप्शन आर वेस्टिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. तो ये ईयर 1 है. 30% वेस्ट करेंगे सेकेंड ईयर पे, इसका मतलब अनदर 90 इन द सेकेंड ईयर. तो ये सेकेंड ईयर की स्कीम हो गई. और 40% आउट ऑफ 300 ऑप्शन 120 3 साल के हैं. तो थर्ड ईयर की स्कीम में टोटल 120 ऑप्शन हो गए. कंडीशनल अपॉन एम्प्लॉय रिमेनिंग इन सर्विस टिल रिस्पेक्टिव ऑप्शन वेस्ट. एक्सरसाइज पीरियड इज 3 ईयर फ्रॉम द वेस्टिंग डेट. तो वेस्टिंग जब भी होगी उससे 3 साल है, आप कभी भी एक्सरसाइज कर लो. फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन 1/1/2009 बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड लाइफ इज 30 40 50. यानी जो 1 साल वाला ऑप्शन है उसकी लाइफ फेयर वैल्यू 30 है, 2 साल वाले की 40 है और 3 साल वाले की 50 है. एक्सरसाइज प्राइस से कोई मतलब नहीं हो, जर्नल एंट्री काम करना है कि मार्केट प्राइस से कोई मतलब नहीं. एक्सपेक्टेड फॉर फीचर 5% पर एनम ऑन ग्रांड डेट है, 5% पर एनम एट एंड ऑफ ईयर 1 है, 10% पर एनम एट एंड ऑफ ईयर 2 है. क्वेश्चन में कहा गया एक्चुअल फॉर फीचर टर्न आउट टू बी 6% पर एनम एट द एंड ऑफ ईयर 1 एंड 9% पर एनम एट द एंड ऑफ ईयर 2. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्या लग रहा है आपको? क्या ये एक्सपेक्टेड फॉर फीचर ओवर द एंटायर अवार्ड दिए हुए हैं? तो ऐसा अपने को कहीं लिखना पड़ेगा, तो उसके बेसिस पे सोल्यूशन अलग होगा क्योंकि क्लैरिफाई नहीं किया गया. तो अब यहाँ पे लिख लीजिए कि एक्सपेक्टेड फॉर फीचर टर्न आउट टू बी 6% पर एनम एट एंड ऑफ ईयर 1. नहीं एक्चुअल नहीं, सॉरी एक्सपेक्टेड पढ़ रहा था मैं. एक्सपेक्टेड फॉर फीचर इज 5% पर एनम ईयर 1 के एंड पे और 10% पर एनम ईयर 2 के एंड पे. तो इसमें आप एक काम करो, इसको ऐसा लिख लो फॉर रिमेनिंग पीरियड. या तो मैं लिखूं फॉर द एंटायर अवार्ड या मैं लिखूं रिमेनिंग पीरियड. आइडियली स्पीकिंग में अगर बात करूं आपसे तो क्या होना चाहिए? तो आइडियली स्पीकिंग क्वेश्चन को क्लैरिफाई करके देना चाहिए था कि वो क्या मान रहा है. पर अगर नहीं दिया है तो फिर लॉजिकली तो यही होगा कि वो रिमेनिंग पीरियड का ही होगा. तब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन. अच्छा आखिरी में बोलते हैं 300 एम्प्लॉय ने फाइनली किया है, तो अब आप क्या करोगे? अब बहुत ध्यान से देखना इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय. सबसे पहले पहले साल की स्कीम दिखाता हूँ आपको मैं. 30 रुपये ऑप्शन की फेयर वैल्यू है, 90 ऑप्शन है. कितने एम्प्लॉय आपके फर्स्ट ईयर एंड पे है? तो वो तो एक्चुअली ले लो आप. तो आपको बोला गया है कि एक्चुअल फॉर फीचर 6% हुआ फर्स्ट ईयर में. तो एक्चुअल में 1 साल बाद कितने एम्प्लॉय थे जिनका ऑप्शन वेस्ट हो गए? तो 6% आप 500 में से हटा दो, 30 निकल गए, तो 470 पे वेस्ट हो गए. इस पे इतना खर्चा बुक कर दो, खत्म. पर पहले साल में दूसरी स्कीम भी तो शुरू हो चुकी है, तो उसका भी खर्चा बुक होएगा आधा. पर अब उसमें मुझे लेना है कि कितने एम्प्लॉय मुझे लग रहा है सेकेंड ईयर एंड तक रहेंगे. तब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर में कितने एम्प्लॉय छोड़ गए? 6%. तो कितने बचे? 470. और एक्सपेक्टेड रिटायरल ओवर द नेक्स्ट पीरियड कितना है? तो ये बोल रहे हैं भैया नेक्स्ट पीरियड में लग रहा है कि 5% छोड़ के जाएंगे रिमेनिंग पीरियड में. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, आप एक्सपेक्टेड रिटायरल ये मत मानो ओवर द एंटायर अवार्ड है. आपको 5% एट द एंड ऑफ ईयर 1 दिया है, तो ये अगले साल होगा. तो इसका मतलब इस स्कीम में आप बोलोगे कि सेकेंड ईयर एंड में कितने एम्प्लॉय रहने की उम्मीद है? 470 में से 5% और जाएंगे, तो इतने बचने की उम्मीद है. तो इस पे आप 1/2 करके खर्चा बुक कर दोगे. पर तीसरी स्कीम भी तो चालू हो गई है. तो तीसरी स्कीम में आपके ऑप्शन कितने हैं? 120, फेयर वैल्यू 50. पहले साल कितने एम्प्लॉय छोड़ के चले गए? 30. बचे कितने? 470. और आपको क्या लग रहा है आगे कितने छोड़ के जाएंगे? तो ये बोल रहे हैं फर्स्ट ईयर एंड पे तो लग रहा है 5% पर एनम छोड़ के जाएंगे. तो इसका मतलब 2 साल में मेरे 5% और छोड़ के जाएंगे, जितने आज हैं उसके अबाव. एक्सक्यूज मी. तो यहां पे मैं बोलूंगा कि 470 माइनस 5%, तो ये 424. ये पहले साल का खर्चा बुक हो गया. अब सेकेंड ईयर में सिर्फ सेकेंड और थर्ड स्कीम है. तो सेकेंड स्कीम में क्या करूंगा? तो अंडर द सेकेंड स्कीम अब मुझे एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेने. तो ये बोल रहे हैं एक्चुअल फॉर फीचर आपके, ये बहुत ध्यान से देखना, एक्चुअल फॉर फीचर टर्न आउट टू बी 6% पर एनम एट द एंड ऑफ ईयर 1 एंड 9% पर एनम एट द एंड ऑफ ईयर 2.
तो एट द एंड ऑफ ईयर 2 आपके एक्चुअल फोर फीचर 9% नहीं है, 9% पर एनम है। इसका मतलब पिछले 2 साल में 9% बच्चे छोड़ के गए हैं। आपके एम्प्लॉय कितने छोड़ के गए? 9% और 9%। तो इसका मतलब आपके कितने एम्प्लॉय बचे हैं? तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट आर 500 -9% -9%। 6% अब काम का नहीं है। क्यों काम होता? 6% का काम कब आता? जब ऐसा लिखा होता कि एक्चुअल फोर फीचर फर्स्ट ईयर वर 6% एंड इन द सेकेंड ईयर वर 9%, ना कि 9% पर एनम। तो 9% पर एनम का मतलब ये हुआ कि पिछले 2 साल में 9% पर एनम छोड़ गए। तो पहले साल 6% छोड़ गए, तो अगले साल शायद ज्यादा छोड़ के गए होंगे। तो कितने एम्प्लॉय बचे? 414। तो आप इस पे प्रोविजन बना दो। पर थर्ड स्कीम में मुझे ये नहीं चाहिए सेकेंड ईयर में एंड में कितने बचे, मुझे चाहिए थर्ड ईयर एंड में कितने बचेंगे। तो 414 है और इसमें से क्या लग रहा है अगले साल कितने छोड़ के जाएंगे? तो मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड फोर फीचर अभी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 10% पर एनम है, यानी अगले साल 10% और छोड़ के जाएंगे। तो इसका 0.9 करना पड़ेगा। तो ये सेकेंड ईयर में एम्प्लॉय और फाइनली थर्ड ईयर में इतने एम्प्लॉय। यानी इस क्वेश्चन में सबसे क्रिटिकल जो होता है वो क्या होता है? आपको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय सबके अलग अलग निकालने हैं। तो इसकी ट्रिक बस एक यही होती है कि आप ये मान लीजिए इस केस में कि हर स्कीम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्कीम है। तो आप इसे 3 स्कीम की तरह सॉल्व करो। ऐसा एक टेबल 6 कॉलम की बजाय आप 3 टेबल अलग अलग बना देना, पहली स्कीम का, दूसरी का और तीसरी का। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे अनलेस एंड अनटिल आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग है। ये ग्रेडेड वेस्टिंग है। आई विल नॉट से दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर इसमें मुझे 3 स्टार रेटिंग देनी है, आई विल जस्ट गिव दिस 1 स्टार। ठीक है, चलिए अब ये वाला देखो दोस्तों। अपन ने पढ़ा था कैश सेटल विद इक्विटी ऑल्टरनेटिव, ऑप्शन इज विद द होल्डर। अगर ये ऑप्शन कंपनी के पास है तो क्या होगा? तो अगर ऑप्शन एम्प्लॉय के पास है तो अपन ने डिस्कस किया था कि आप क्या करोगे, लाइबिलिटी बुक करोगे और इक्विटी कंपोनेंट एक्सेस है तो बुक करोगे। ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अब आपके सामने एक जानदार केस। चलिए अब समझ आया क्वेश्चन, इतने टाइम से डाउट था। चलो बहुत 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 अच्छा लगता है दोस्तों कि फायदा होता है क्लास से। बच्चे बताते हैं कि चलो ये बढ़िया हुआ, तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि चलो भाई कुछ तो काम आ रही है। तो दोस्तों कल के हमारे क्लास का टॉपिक क्या होगा? कल से इंडेज स्टार्ट हो जाएंगे अपन। 16 पीपी इंटेंजिबल एसेट्स वो वाले स्टैंडर्ड लेंगे। तो जिनके पास ड्रोन चार्ट है वो रखना रेडी। चलिए अब ये देखो क्या है। अब मैं कुछ आपको ज्ञान दे रहा था। क्या ये जो अपन स्पेशल केस पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, आप ये समझ लो कि ए ये सब इंडेस में है, बी आईसीआई के मॉड्यूल में शुरू में नहीं होते थे। 2021 में जो मॉड्यूल अपडेट हुआ उसमें इनमें से कुछ चीजें ऐड करी है, कुछ अभी भी नहीं है। और सी ये सब स्पेशल है दोस्त। थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू दिलीप। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ऐसा अगर आपने कभी एएस में पढ़ा हो, इंटर में पढ़ा हो, तो वहां पे ये सब चीजें नहीं होती थी इंडेस बहुत डिटेल में। और ये स्पेशल केसेस है, नॉर्मल नहीं है। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि बस अपन ही डिस्कस करते हैं और कोई डिस्कस नहीं? अरे बेटा मैंने ऐसा नहीं बोला भाई। अपन ऐसे कभी कंपेयर कहाँ करते हैं? अपनी जीत अपने आप से होनी चाहिए बस। बट हाँ ये बड़े स्पेशल इश्यूज हैं। और मुझे ऐसा लगता है कई जगह तो इंस्टीट्यूट ऐसा करता ही है कि जो चीजें वो कई बार पूछ लेता है और नया ढूंढने जाता है तो पीछे से उठा लेता है कि यार पीछे पीछे का पूछ लो, बच्चे ये कम पढ़ते होंगे। पेपर बनाने वाला कई बार ऐसा लगता है ऐसे ही करता होगा कि कुछ कॉमन क्वेश्चन जो उसको पहले से मालूम है पूछने वो पूछ लेता है, फिर बचे हुए चैप्टर में कहाँ से पूछना है बोले आखिरी का कोई टॉपिक उठा लो उससे पूछ लो। हाँ। तो इसको ध्यान से करना। तो अगर मैंने एम्प्लॉय की बजाय अपने पास ऑप्शन रख लिया कि मेरी इच्छा होगी तो मैं तुझे एम्प्लॉय शेयर दूंगा, नहीं तो मैं तुझे कैश दूंगा, ऐसे चांसेस तो कम है पर हो तो सकता है। नंबर 1, इज दिस एन ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी? नो सर, क्योंकि कंपनी इसे अवॉइड कर सकती है बाय इशूइंग शेयर्स। तो इसका मतलब इसकी अकाउंटिंग आप ये बोलना चाहते हो सर कि अपन इसको ईसॉप जैसे अकाउंट फॉर कर दे? वाह बेटा वाह, क्या लॉजिक है तुम्हारा, एक नंबर, शाबाश।
और सर फिर कभी आखिरी में अपन ने शेयर दिए तब तो ठीक है, पर अगर कभी अपन ने कैश दी तो यार है तो सही यार तुम में। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ तुम आखिर में इसमें कैश कब दोगे? सर जब हमें लग रहा है शेयर इशू करने में कंपनी का नुकसान ज्यादा है, कैश देने में फायदा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? सर अपन ने देखा था ना, शेयर अपन ने हो सकता है 1000 ऑप्शन दियो, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट 800 पे दियो, एम्प्लॉय मान गया। शुरू में ही स्कीम ऐसी थी, तो हो सकता है कैश कम देना पड़े। तो इंडेस बोलता है क्या लॉजिक है यार, मतलब कभी तो ऐसे इंडेस के फंडे पड़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार क्या सोच है इनकी, मतलब पीछे की बैकग्राउंड सोच। और यही तो है जो रिवाइज करके दिमाग में फिट करना है। ये फिट हो गई तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तुम्हें क्या लगता है इतनी चीजें तुम याद रख पाओगे? जीवन में नहीं रख पाओगे। ब्रह्मास्त्र साथ हो तो बात अलग है, अदरवाइज तुम जीवन में नहीं याद रख सकते अनलेस एंड अनटिल तुमने 8-10 बार रिवाइज कर लिया हो, 5-6 FR पावर अटेंड कर लिया। इतने सारे कॉन्सेप्ट है यार, कैसे रिवाइज रखोगे? आपको लॉजिक थीम जो बोलते हैं ना, नस पकड़ में आना चाहिए एक बार, वो समझ में आ गया, फिर एवरीथिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स फॉलिंग इन प्लेस। तो अपने लॉजिक अब धीरे धीरे बैठने लग गए। मेरा भी मेन उद्देश्य क्या था कि यार अपना ये कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट, बड़े बड़े चैप्टर जहां बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे फैले हुए बिखरे हुए जिसको उठाने में ऐसा डर लगता है, पहाड़ से लगते, पहले अपन उस पे फतेह कर ले, उसके बाद तो फिर हर मैदान फतेह। छोटे छोटे टॉपिक्स में इतना इशू, वहां अपन बढ़िया अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, वहां पे अपन थोड़ा सा पर्सपेक्टिव के साथ भी देख सकते हैं चीजें। तो यहां पे लॉजिक क्या होना चाहिए? सीधी सी बात है कि अगर आपने ऑप्शन कंपनी के पास रखा है तो आप इसे एज एन ईसॉप अकाउंट फॉर करो, यानी एसबीपी रिजर्व बनाओ, प्रोविजन मत बनाना। आखिर में आप शेयर इशू करोगे तो सब सही हो जाएगा, पर कैश अगर आपने दे दी तो आप तब दोगे जब आपको कैश देना फायदेमंद लगता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कैश देना फायदेमंद नहीं था फिर भी आपने कैश दी, तो इस पर्टिकुलर केस में स्टैंडर्ड बोलता है फिर हम आपसे एक्स्ट्रा एक्सपेंस बुक करवाएंगे, एक्स्ट्रा एक्सपेंस बुक करेंगे। चलिए कुछ भैया मेरे काम की चैट्स आई है, पढ़ के दिल को तसल्ली हो रही है, तो आज मैं 2 मिनट अपने लिए लूंगा इस बैच में, समय थोड़ा सा आपका व्यतीत होगा इसके ऊपर, लेकिन आई विल टेक 2 मिनट फॉर माई सेल्फ टू रीड द चार्ट्स फुल स्क्रीन करके। ऐसा कुछ पढ़ने में आया अच्छा, मैंने बोला देख लेते। चलिए, यू शुड ऑलवेज हैव समटाइम्स इट इज गुड टू टैप योर बैक। चलिए भाई देखिए, 5 दिन में पर्सपेक्टिव बदल दिया। इन द मनी आउट ऑफ द मनी, यहाँ पे फिर रचित भाई है जिसका एकदम कॉन्सेप्ट सही। चलिए अब सब ठीक लगता है कि हो जाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो सर आपको पकड़ रखा, पीयूष मेरे दोस्त मेरे यार। चलिए सर आप कैसे याद रख ले, तो मैंने 2.5 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, FR ऑडिट और GFRS, तो FR से ही हो जाता है मेरा, तो मेरे लिए तो आसान है। और मैंने कितनी 7 बार तो पढ़ा दिया, तो अब आप समझो कि अगर किसी CA के 7 अटेम्प्ट लग गए, और वो भी ऐसे कैसे वाले अटेम्प्ट पढ़ाने वाले पढ़ने वाले नहीं, तो इसका तो कंठस्थ हो ही जाएगा ना। चलिए, क्योंकि आप लोग तो आगे बढ़ते जाते हैं दोस्तों जीवन में, हम लोग यहीं पर रहते हैं। कभी हमारा स्टूडियो बस ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है, कोविड होता है तो घर आ जाता है, और कोई फर्क नहीं होता है। चलिए जी आईफोन के साथ कैसे कोई कंपेयर करेंगे। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प जी, आपका अच्छा लग रहा है। Sir, I was always nervous about SBP, but now it feels better. Thank you so much, Riddhi, for your gracious comment. चलिए, एकदम सर मक्खन जैसे कंसेप्ट हो गए। वाह भावना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए जी, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज थिंग्स। ऊपर भी कुछ गए हैं, माहौल बन गया है, और ओके, तो गुड टू सी दीज, वेरी हेल्पफुल, वेरी ग्रेटफुल। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका। तो अब आ जाते हैं अपन वापस से। ओके, हाँ शिवानी बोल रही है सर ये सब छोड़ो, आप मेरी बात सुनो, पहले 115 और 116 ले लो, फिर ये 16 वाला सब लेंगे, उसके बारे में भी आपको जवाब दे देंगे। शिवानी, 116 समझाने के लिए पहले मुझे 16 PP समझाना पड़ेगा, नहीं तो उसके कंसेप्ट वहां पे बिखर जाएंगे। उसके लिए फिर मैं उसके बाद 116 लेऊंगा, इसलिए मैंने सीक्वेंस में भी वैसा बना रखा है। 115 तो आपका पूरा एक शानदार उसका ये रिवीजन वीडियो यूट्यूब पर है, अपन उसको वहीं से कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर अलग से करा दूंगा। चलिए, अभिषेक जी कहते हैं सर वापस काफी वाकई पावरफुल महसूस हो रहा है। थैंक यू अभिषेक, मुझे भी कमेंट पढ़ के अच्छा लग रहा है। चलिए सर, रियली कॉन्फिडेंस आया है, दिस बैच इज प्रूविंग आउट टू बी व्यूफुल।
थैंक यू वेरी मच हरिओम दोस्त मेरे। कुणाल कह रहे इक्विटी ऑप्शन में भी आफ्टर वेस्टिंग पीरियड फेयर वैल्यू पे मेजर करना है क्या? नहीं, जब मैंने बोला इक्विटी की अकाउंटिंग तो वैसी ही अकाउंटिंग करते रहना। चलिए, व्हाई डोंट यू ब्रिंग एफ आर पावर बिफोर, इट इज वेरी हेल्पफुल। थैंक यू शिवांगी, थैंक यू सो मच, बट आई डोंट नो वेदर शुड आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट और एज अ डिश। क्या हो गया पहले क्यों नहीं लेके आए? चलिए, इतने कंसेप्ट पहले नहीं हुए, अब क्लियर हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है बेटा? एफ आर तुम पहली बार थोड़ी ना पढ़ रहे हो, तो अपन अपने आधे पे आ चुके हैं इजीली। चलिए, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को इस बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय बिताने के लिए। इनफैक्ट आपसे चार्ज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। क्यों? क्योंकि ये तो कह सकते हैं कि भले ही अपन अपनी इसे ऑब्लिगेशन ना माने, पर एफआर में इतने सारे चेंजेस हुए थे, इस कारण से मुझे लगा कि ये जरूरी है। प्लस कोविड के कारण और लास्ट ईयर देयर वर सर्टेन ट्रेजेडी व्हिच हैपेंड विद मी इन द फैमिली एंड इट वाज नॉट अ वेरी काइंड ऑफ एन ईयर व्हिच वील एनी टाइम वांट टू kind of remember, want to kind of wash it off if there was a choice, which definitely is not. तो yes, there was a particular period of 6 months 8 months जहाँ पे एकदम स्टूडेंट से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का ब्रेक हो गया था, which was absolutely unavoidable. So for that reason बहुत हमने सोचा विचार किया क्या करें कैसे करें, and then we finally thought let's take a big bold step और एक बार के लिए पूरा एफआर वापस कवर कर देते हैं क्विकली, ताकि जितनी नई चीजें आई है, ब्रह्मास के एडिशन, द्रोण चार्ट के एडिशन, स्टडी मटेरियल, नए क्वेश्चन, सब क्लास में वंस फॉर ऑल किए जा सके। तो दैट इज द रीजन वी थॉट कि यार एक बार ऐसा कर लिया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तौसीफ। जादूगर है सर आप, कंसेप्ट कैसे निकालते समझ ही नहीं आता, ऐसा मत बोलो। बोले सर मैजिक, हमारे एक मैथ्स के सर हुआ करते थे, वो कुछ चीज सॉल्व कर देते थे, बच्चे ऐसे बोले यार ये क्या हुआ, तो दूसरे बोलते थे, बोले जादूगर है सर, जादू करते। चलिए, तो आई होप ऐसा जादू नहीं है ये। चलिए जी, ओके। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एफआर पावर मैं कोशिश करता हूँ कल की क्लास के बाद आपको एक टेंटेटिव शेड्यूल दे दूं। आई थिंक 15-16 लेक्चर्स के आसपास अपन रहेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर रहेगा आपका। चले, तो अब आ जाते हैं दोस्तों। ओके, सो अब इस केस में क्या करेंगे, लेट्स क्विकली कम बैक टू दिस। कूल, आप देखो क्या गजब समझाता है स्टैंडर्ड, यहीं से देख लो। इतना ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, तो मैं यहीं से करवा देता हूँ आपको। बढ़िया, चलिए। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे पढ़ के। श्रुति, पायल, एकदम बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, रोंटे धन्यवाद। लकीएस्ट मोमेंट आया है किसी का, भाई देखे मैं एक बार पढ़ ले यूट्यूब वीडियो और पता पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल दोस्त। चलिए सर, बुक्स पे डिस्काउंट दे दो, ये सब छोड़ो और दुआएं मिलेंगी। डिस्काउंट बस मांगा। चलिए सर, कंसेप्ट जो ध्यान से निकल गया था वो सब कवर हो रहा है, आई नो। ठीक है, तो एक अच्छी कवरेज है यार, ये तो है कि इससे एक बार फटाफट चीजें निकल रही हैं, कॉन्फिडेंस तो थोड़ा आ रहा है। आइए, अब ये देखो क्या बोल रहे हैं, अप टू वेस्टिंग डेट इसको पूरा हिसाब जैसे अकाउंट करो। यानी कहाँ तक अकाउंटिंग करोगे आप? जब मैंने बोला हिसाब मतलब हिसाब, तो ग्रांड डेट तक आप, सॉरी वेस्टिंग डेट तक खर्चा बुक करते जाओ, उसके बाद कुछ मत करो। अब वेस्टिंग हो गई तो क्या हुआ? अगर कंपनी चीपर ऑप्शन चूज कर रही है, फिर हो सकता है उसको कैश देने में फायदा हो रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो पीओरएल में कुछ नहीं जाएगा भैया, ये तय। अगर चीपर ऑप्शन इक्विटी है तो सबसे सिंपल होगा, जितना एसबीपी रिजर्व आपने बनाया था पूरा शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दो, कोई एक्सरसाइज प्राइस आई है तो डेबिट कर दो। पर अगर आपका चीपर ऑप्शन कैश सेटलमेंट है, तो फिर इसकी अकाउंटिंग बायबैक जैसी होगी। अच्छा, हाँ, सही है, सही है सर। और बायबैक की अकाउंटिंग में अपन ने पढ़ा था कैंसिलेशन की अकाउंटिंग। अच्छा, चलिए सर, मैं तो उस समय अपने स्टार्स को थैंक के बोल रहा था जब मैंने पहली बार आपसे रेगुलर लैच लेके आपका, अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, तो कैंसिलेशन, कैंसिलेशन में दोस्तों क्या पढ़ा था अपन ने? सिंपल सा लॉजिक था कि अगर आप कैंसिल कर रहे हो, बायबैक जैसा ट्रीटमेंट है, तो पहले आप पूरा खर्चा बुक कर दो, तो वेस्ट हो चुका है, तो पूरा बुक हो गया। अब इसके बाद अगर आप कैंसिलेशन में फेयर वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करते हो, तो उसे एक्सपेंस बुक करो। तो यहाँ पे बोल रहा है आपने चीपर ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, तो ये नहीं माना जाएगा कि एक्सेस पेमेंट किया है। तो बस आप सीधे कैंसिलेशन की क्या अकाउंटिंग करते थे? कुछ नहीं, एसबीपी रिजर्व अपना जितना भी होता था पूरा का पूरा डेबिट कर देते थे, जो पैसे देते थे टू बैंक कर देते थे। अगर कम पैसे दिए हुए तो बचा हुआ रिजर्व में डाल देते थे, ज्यादा दिए तो भी रिजर्व से एडजस्ट होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखना,
हो सकता है कि आपने कैश सेटलमेंट में पैसे जितना एसबीपी रिजर्व बनाया उससे ज्यादा दियो, हो सकता है कम दियो, फिर भी वो आपके लिए फेवरेबल है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, सुनना, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा। मैंने आपको एक शेयर दिया जिसकी एक्सरसाइज प्राइस 10 रुपए रखी और बोला 1 साल बाद आप चाहो तो, सॉरी 1 साल बाद मैं चाहूंगा तो आपको एक शेयर दे दूंगा। लेट्स से इसकी फेयर वैल्यू 50 रुपए थी, पर मैंने कहा कि मेरी इच्छा हुई तो मैं आपको एक शेयर 10 रुपए पे देने की बजाय मैं आपको एक शेयर पर कैश दे दूंगा, पर कैश कितनी दूंगा, जितनी मार्केट में प्राइस 20 रुपए के ऊपर होगी। फेयर वैल्यू 50 थी, 50 का खर्चा साल भर में बुक हो गया। अब ईयर एंड पे सपोज शेयर की मार्केट वैल्यू 80 रुपए हो गई। अब मैं बोलता हूं कि यार देखो, अगर मैं आपको कैश दूंगा तो 60 रुपए ही कैश देना पड़ेगी क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस 20 है स्टॉक अप्रिसिएशन रेट की। पर अगर आपको कैश की बजाय शेयर दिया तो आप मुझे 10 रुपए दोगे और मेरे को 80 का शेयर देना पड़ जाएगा, तो मेरे लिए वो ज्यादा नुकसानमंद है, तो मैंने आपको कैश दे दी। अब आप प्रॉब्लम समझना कैश कितनी दी है, क्योंकि कैश थी मार्केट वैल्यू 80 रुपए और एक्सरसाइज प्राइस थी 20, तो आपने 60 रुपए कैश दी। फिर भी ये चीपर क्यों है, क्योंकि आप इसे ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू से कंपेयर नहीं कर रहे हो, आज की डेट में देख रहे हो जिस दिन आप डिसाइड कर रहे हो। आज शेयर इशू होगा 10 में, कैश इशू करेंगे तो 20 के ऊपर देना पड़ेगी, तो ये सस्ता है, तो मेरा कैश देना ही लॉजिकली सही है। तो मैं लॉजिकली आपको कैश दे रहा हूं, तो मैं गलत नहीं कर रहा हूं, पर कैश 60 दे रहा हूं, पर क्योंकि ग्रांडेड पे फेयर वैल्यू 50 थी तो खर्चा 50 ही बुक किया, तो एसबीपी रिजर्व में 50 ही है, तो जो एक्स्ट्रा 10 है वो भी रिजर्व से डेबिट होगा, पीओएल से नहीं होगा, क्योंकि आपने जो किया वो लॉजिकली सही है। अगर आप यहाँ शेयर इशू करते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, इक्विटी सेटल हो जाता। पर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा ऑप्शन चूज किया है जिसमें आपको नुकसान हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि मैं आपको क्या करूंगा, या तो मैं आपको 1 साल बाद एक शेयर दूंगा 10 रुपए की एक्सरसाइज प्राइस पे, या मैंने आपको कहा था कि मैं साल भर बाद आपको जो शेयर्स की प्राइस में ग्रोथ रेट आया है उसके बेसिस पे कुछ एक पेमेंट करूंगा। अब ईयर एंड पे वो वाला ऑप्शन महंगा था, फिर भी मैंने वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉस बुक करना पड़ेगा। कितना, आज जो मैंने आपको शेयर दिया है, अगर आज मैं उस पर्टिकुलर इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन की फेयर वैल्यू देखता हूं तो देन इन दैट केस उसके हिसाब से कितना पैसा बनता है, उसके ऊपर कितना दिया वो मेरा लॉस है, तो एकदम बायबैक जैसा है। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने चीपर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, एक्सपेंसिव ऑप्शन लिया है, तो जो भी आपकी डिफरेंस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एक्सपेंसिव ऑप्शन और चीपर ऑप्शन है उसको आपको क्या करना पड़ेगा। अगर इक्विटी सेटल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एसबी रिजर्व से करना, पर अगर कैश सेटल्ड है तो फिर उस केस में वो कैंसिलेशन जैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब वो खर्चा फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये पीआरएल में डेबिट करना पड़ेगा, ये यहाँ पे। तो क्वेश्चन करने की आज से इस पे दरकार नहीं है, बस आप इतना सा लॉजिक समझ लीजिए कि यहाँ पर कैंसिलेशन की अकाउंटिंग लग जाएगी। तो अगर आपने शेयर इशू कर दिया तो दिक्कत नहीं है, पर अगर आपने कैश दे दिया तो उस केस में कैंसिलेशन अकाउंटिंग लगेगी। और कैंसिलेशन अकाउंटिंग में क्या होता है, आज आपके शेयर की फेयर वैल्यू के ऊपर जो पैसे आप दे रहे हो उतना आपको पीआरएल में डेबिट करना है, बाकी सब रिजर्व से एडजस्ट होगा। तीसरा स्पेशल इशू, कभी ऐसा हो किसी रेयर केस में कि आप अपने शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो। अच्छा, पिछले वाले में एक चीज और ध्यान रखना, अगर इक्विटी सेटल भी आपका एक्सपेंसिव ऑप्शन है और आपने चूज किया है तो वहां पे भी जो एक्सेस लॉस आपने बियर किया वो पीआरएल में जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, किसी केस में क्वेश्चन बोले कि यार फेयर वैल्यू ऑप्शन की नहीं निकाल सकता, शेयर की नहीं ऑप्शन की, क्योंकि उसमें बहुत सारा लॉक इन है, बहुत सारी कंडीशंस है। तो फिर इंडेस बोलता है क्योंकि फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू ले लो, पर फिर इंट्रिंसिक वैल्यू एवरी ईयर एंड पे आप री कैलकुलेट करोगे कंसिडरिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। यानी इसमें आप हर साल के अंत में देखोगे कि मार्केट प्राइस कितनी है और आपकी एक्सरसाइज प्राइस क्या है, वो डिफरेंस आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसके बेसिस पे आप खर्चा बुक करोगे। नॉर्मली अपन ऐसा एसएआर में करते हैं, पर इक्विटी सेटल स्कीम में भी आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो you'll have to take intrinsic value instead of fair value, और intrinsic value will be what, fair market value of grant date minus exercise price। पर ये कब की मानी जाएगी, on the date of issue। फिर आपको year end पे क्या करना पड़ेगा, you will have to revise this intrinsic value every year end due to change in market value। ताकि क्या हो, अल्टीमेटली इसका लॉजिक ये है कि इस केस में फिर आप क्या करोगे, आप ये बोल रहे हो कि भैया मैं ये नहीं निकाल सकता कि आज ऑप्शन की क्या फेयर वैल्यू है, तो मैं ये देखूंगा शेयर की प्राइस जितनी चेंज हो रही है उतनी ऑप्शन की वैल्यू चेंज करते हैं।
तो इसके लिए इंडेस बोलता है कि ये प्रेफर्ड मेथड नहीं है, इसलिए हमेशा बेहतर है कि आप किसी तरह से फेयर वैल्यू ऑप्शंस की कैलकुलेट करिए। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर आ जाओ आप। टीडीएस का एक लॉजिक बता देता हूं आपको। ये डेफर्ड टैक्स नहीं बता रहा हूं, टीडीएस बता रहा हूं, सुनिएगा। मैं एम्प्लॉय को अगर शेयर बेस्ड पेमेंट में सस्ते में शेयर दे रहा हूं तो एक तरह से मैं एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट पहुंचा रहा हूं। सिंपल एग्जाम्पल, मैंने एम्प्लॉय को 40 का शेयर 10 में देने की बात की तो 30 रुपए का उसको फायदा पहुंचाया, कैश में नहीं, सस्ता शेयर देके। क्या इनकम टैक्स इस पे टैक्स नहीं मांगेगा? मांगेगा। तो लेट्स से इनकम टैक्स कहता है कि भैया 10% टीडीएस आपको काटना पड़ेगा सपोज। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं एम्प्लॉय को कैश देता तो सब सिंपल है कि आपका बोनस बन रहा है 5 लाख रुपए, 10% टीडीएस 50,000 जमा कर दिया, 4.5 आपको दे दिए, खर्चा हो गया 5 लाख, 2 कैश हो गया 4.5 और 2 टीडीएस पेबल 50,000। पर प्रॉब्लम यह है कि मैं यहाँ पे आपको शेयर्स दे रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग यू कैश। अब शेयर में दे रहा हूँ तो मैं टीडीएस कैसे पे करूंगा? तो दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको शेयर इशू करूं और आपका जो टीडीएस बनता है उसके ऊपर वो मैं आपसे कैश में लूं और जमा कर दूं, जो नॉर्मली एम्प्लॉय मानेगा नहीं। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि मैं जितना टीडीएस आपके बिहाफ पे सरकार के पास जमा करना है मैं आपको उतने शेयर कम दे दूं। तो मैं आपको बोलूं कि भैया आपका इंटाइटलमेंट 100 रुपए के बेनिफिट का है, या मैं जो शेयर आपको दे रहा हूं उसमें आपको 100 रुपए का फायदा हो रहा है, इसमें 10 रुपए टीडीएस काटना है तो मैं 10% शेयर आपको इशू नहीं करूंगा। तो एक तरह से आपको कितने के शेयर का बेनिफिट मिला? 90, और 10 का बेनिफिट शेयर की जगह आपके खाते में टीडीएस जमा करके आपका जो 26 शेयर्स देखोगे उसमें 10 रुपए आपके जमा मिल जाएंगे, तो आपका पूरा फायदा हो गया। मेरी कंपनी के 10% शेयर कम इशू होंगे पर उतने का कैश आउटफ्लो हो जाएगा। तो टेक्निकली क्या यहाँ पे कैंसिलेशन अकाउंटिंग लगेगी क्या? क्योंकि एक तरह से आपने पहले पूरे पे प्रोविजन बनाया या पूरे पे एसबीपी रिजर्व बनाया और 10% कैंसिल कर दिया, तो लगना तो चाहिए। तो वो लॉजिक से अपन अकाउंटिंग डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो, इससे ही समझा दूंगा मैं। There are 10,000 option granted, 3-year vesting period, fair value 45 on grant date, but fair value was 145 on the vesting date. आप यहाँ पे मान लीजिए कि जो वेस्टिंग डेट की फेयर वैल्यू है उस पे टीडीएस पेबल है, तो टीडीएस पेबल इज 10% ऑफ फेयर वैल्यू ऑन वेस्टिंग डेट, ना कि ग्रांट डेट। क्योंकि लेट्स से इनकम टैक्स ने बोला है कि भैया आपने जिस दिन ग्रांट किया उस दिन क्या फेयर वैल्यू थी हमें मतलब नहीं है, जिस दिन उसने एक्सरसाइज या वेस्ट हुआ उस दिन की फेयर वैल्यू चाहिए। तो क्या हो गया, इस दौरान में इसकी फेयर वैल्यू बढ़ गई 45 to 145 हो गई। हालांकि मैं जब इक्विटी सेटल की अकाउंटिंग करता हूं तो मेरे लिए 45 ही बेस होता है, बाकी मार्केट वैल्यू चेंज में लेता नहीं। तो मैं कितना खर्चा बुक कर रहा हूँ? 3 साल फेयर वैल्यू ऑप्शन की 45 है तो हर साल 15 रुपीज पर एनम का खर्चा। 10,000 ऑप्शन है तो 1,50,000 का खर्चा मैंने 3 सालों में बुक कर लिया। तो मेरे 3 साल की जर्नल एंट्री हो गई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 1.5 1.5 1.5, और मेरा क्यूमुलेटिव एसबीपी रिजर्व 4.5 लाख का इकट्ठा हो गया 3 सालों में। पहले साल 1.5, फिर 1.5 बढ़ के 3 और फिर 4.5। अब यहाँ पे अगर नॉर्मल केस होता, ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाता, तो मैं सीधे एसबीपी रिजर्व 4.5 डेबिट करके 2 शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में 4.5 डाल देता। कोई एक्सरसाइज प्राइस होती तो वो और डेबिट कर देता, पर यहाँ पे बोला है भैया आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब टीडीएस में नॉर्मली मैं क्या करूंगा? तो सरकार बोलती है अगर आपको कैश में टीडीएस देना है तो 10,000 ऑप्शन की फेयर वैल्यू आज 145 है, उस पर 10% मुझे 1.45 लाख का टीडीएस चाहिए कैश में दोगे तो मैं बोलूंगा अच्छा 1.45 लाख का टीडीएस पे करना है तो क्या करूं, कैसे करूं? तो नाउ व्हाट आई वुड से इज कि भैया 1.4 लाख टीडीएस पेबल है, अब मैं यहां पे ऐसा तो है नहीं कि आज जो फेयर वैल्यू है उससे कुछ ज्यादा दे रहा हूं, उतना ही दे रहा हूं। तो बायबैक या कैंसिलेशन में हम क्या कहते थे कि अगर फेयर वैल्यू जितना तक पैसा दे रहे हो तो रिजर्व से एडजस्ट कर दो, उससे ज्यादा दोगे तो पीआरएल, तो उससे ज्यादा तो है नहीं तो ये रिजर्व से एडजस्ट होगा। तो आप टीडीएस पेबल में 1.45 डाल दोगे।
अब ये लाएंगे कहां से? तो एसबीपी रिजर्व दोस्तों सिर्फ आप 0.45 का यूज कर पाओगे। कारण क्योंकि आपने जो 4.5 लाख का एसबीपी बनाया है वो ये 45 की फेयर वैल्यू पे बनाया है। इसका मतलब आप ये कह लो कि आप एक तरह से उसका 10% कैंसिल कर रहे हो तो वो 4.5 है। तो 10,000 ऑप्शंस पे वो 45,000 रुपीज ही होगा। तो हम ये बोलेंगे कि भैया ये हमने 45,000 से बनाया है पर निकला अपना 1,45,000 है, 1 लाख रिजर्व से डेबिट होगा। क्यों रिजर्व एंड नॉट P&L? Why not P&L? Reason is as it is not more than fair value of the option. जितनी ऑप्शन की फेयर वैल्यू उसके बेसिस पे ही जमा हो रहा है, उससे ज्यादा होता तो रिजर्व की बजाय P&L में जाता। ये बायबैक की बेसिक कंडीशन है, इसलिए मैंने बोला था बायबैक या मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन इंपॉर्टेंट है, बार बार आता। तो ये सजेस्टेड ट्रीटमेंट है मेरे हिसाब से, एक ये पॉसिबल ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट हो सकता है। आई वुड सजेस्ट नॉट टू डू दैट। अब आप यहाँ पे एक ऑप्शन है 5,000 ऑप्शन है, 2 साल है, ग्रांड डेट पे 30 है, 1 साल बाद 35 और 2 साल बाद 60। टीडीएस आपको कैश में पे करना है वेस्टिंग डेट पे 10% ऑफ फेयर वैल्यू ऑन वेस्टिंग डेट। तो ये वेस्टिंग डेट 2 साल की थी तो 60 का 6 रुपये आपको 5,000 ऑप्शन पे करना है, तो आपको 30,000 रुपये कैश में टीडीएस देना है। तो अब आप क्या करोगे, आप 10% उसको ऑप्शन कम दोगे, तो 5,000 की बजाय 4,500 ऑप्शन दोगे। तो अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? तो सबसे पहले आप ये देखिए 30 रुपीज़ खर्चा बुक करना है आपको 5,000 पे, यानी 1.5 लाख 2 साल में, यानी 75,000। तो ये आपका 75 का खर्चा बुक हो गया ईयर 1 एंड में, और ये सजेस्टेड मेथड ही देखो ईयर 2 एंड पे भी हो गया। तो टोटल 1.5 लाख रुपए का आपका खर्चा बुक किया आपने, समझो। अब इसमें से आप कितना 10% कैंसिल कर रहे हो, तो एसबीपी रिजर्व आप 15,000 यूज कर लो। तो फर्स्ट ईयर एंड और सेकेंड ईयर एंड में ये फर्स्ट ईयर एंड की एंट्री है, और ईयर 2 एंड में ये एंट्री, ये या ऐसे कर लो आप इसको, ईयर 1 एंड ईयर 2 एंड, ये दोनों एंट्री रिपीट हो गई है ना, सेम। अब इसमें से आपने 10% कैंसिल किया है तो आप 15,000 उठा लो, कहां से? एसबीपी रिजर्व से। पर आपकी टीडीएस लाइबिलिटी कितने की निकल गई? 30,000 की, पर आप मार्केट वैल्यू से ज्यादा तो नहीं दे रहे हो, तो बचा हुआ 15,000 रिजर्व से डेबिट कर लो, खत्म। अब आप उसको जो ऑप्शन दोगे वो कितने दोगे? 4,500 ऑप्शन, तो 4,500 ऑप्शन पे आपने 30 रुपए से खर्चा कितना बुक किया था? तो 4,500 ऑप्शंस इंटू 30, तो 135। तो ये 135 एसबीपी रिजर्व टू कैपिटल और प्रीमियम। कोई एक्सरसाइज प्राइस पे पैसा आया होगा तो उत्ते से बैंक डेबिट हो जाएगी, प्रीमियम बढ़ जाए। और ये जब भी टीडीएस की लाइबिलिटी पे करोगे तो ये टू कैश या बैंक हो जाएगा। यानी एक तरह से टीडीएस में अकाउंटिंग किसके जैसी हो रही है? कैंसिलेशन जैसी। ये विथहोल्डिंग टैक्सेस हो गया। चलिए अगला इंपॉर्टेंट केस लेते हैं। इंपॉर्टेंट यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बस स्पेशल है ये थोड़ा। कैश सेटल स्कीम को अगर इक्विटी सेटल में कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा? तो पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्कीम बदल दी। मतलब अपन ने मॉडिफिकेशन क्या पढ़ा था कि मैंने क्या चेंज कर दिए, नंबर ऑफ ऑप्शन, ईयर्स, वेस्टिंग पीरियड यानी एक्सरसाइज प्राइस। अब मैं बोल रहा हूँ, मैंने पहले एम्प्लॉय को बोला था भाई मैं तुझे शेयर दूंगा 3 साल बाद, और 2 साल बाद बोला यार शेयर छोड़, तू कैश ले लेना क्योंकि शेयर और इशू नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम हो गई। वो मान भी गए। तो स्कीम में मॉडिफिकेशन क्या हो गया, वो इक्विटी टू कैश सेटल्ड हो गई है। तो वही लॉजिक है, इक्विटी से कैश हो गई तो कैंसिलेशन मान लो। तो जिस दिन आपने उसे कन्वर्ट किया है, अगर आप उस दिन जितनी फेयर वैल्यू थी आपके ईसॉप्स की उतना ही पैसा देने की बात कर रहे हो तो कुछ पीआरएल में मत डालना, उससे ज्यादा दोगे तो पीआरएल में डाल देना, खत्म। तो इक्विटी सेटल टू कैश सेटल तो आप कैसे करोगे? अकाउंटिंग एज कैंसिलेशन बाय बैंक। बट सर सपोज कैश सेटल टू इक्विटी सेटल्ड हो गई, तो मैंने पहले बोला था कैश दूंगा और अब इक्विटी शेयर्स देंगे, यानी कि एसएआर अब ईसॉप में चले गए, तो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी खत्म हो गई है और एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन आएंगे। तो सबसे पहले तो आप जिस दिन ऐसा हुआ है उस दिन आप क्या करना, रिक्लासिफिकेशन की डेट पे आप फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेना, और प्रोविजन फॉर एसएआर विल बी रीमेजर्ड टू फेयर वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट इक्विटी सेटल स्कीम। तो आप सबसे पहले उस तारीख तक एसएआर का प्रोविजन बना देना, और अब आप बोलना कि ये खत्म हो रहा है तो प्रोविजन फॉर एसएआर डेबिट।
और अब आप बोलना कि अगर ये इक्विटी सेटल स्कीम होती तो इस पे आज की तारीख में अभी तक कितना मैं प्रोविजन बना देता, उसके लिए फेयर वैल्यू आप आज की ले लो। तो ये बोल रहे हैं फेयर वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान आपको लेना पड़ेगा इक्विटी सेटलमेंट में ऑन मॉडिफिकेशन डेट। और अगर आप ज्यादा पैसे दे रहे हो तो पीआरएल, कम दे रहे हो तो पीआरएल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये माना जा रहा है कि ये कैंसलेशन नहीं है, क्योंकि अब आप इक्विटी पे आ रहे हो तो माना जाएगा आपकी लाइबिलिटी कम ज्यादा पे सेटल हो रही है, तो ये गेन लॉस पीआरएल में जाएगा और आगे इस पे हिसाब लगेगा। तो आप इसको बोल सकते हो ये एक तरह से रेट्रोएक्टिवली एडजस्ट हो रहा है, बट वाया पीआरएल। फिर एक स्पेशल केस आता है कि स्टॉक अप्रिसिएशन राइट में अपन ने कोई कंडीशन नहीं देखी थी। सिंपल क्या था, 3 साल की वेस्टिंग कंडीशन, सर्विस कंडीशन देखी थी। हो सकता है इसमें परफॉर्मेंस कंडीशन भी आ जाए, तो उस केस में आपको उन सबको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। जैसा इक्विटी में करते थे सेम वैसा होगा। यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम और भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी अपन फेयर मार्केट वैल्यू के चेंजेस भी कंसिडर करते हैं, नथिंग मच। और इस पूरे डिस्कशन में अगर मुझे किसी टॉपिक के ऊपर 3 स्टार देना है तो मैं इसी के ऊपर दूंगा। यानी ये इतने सारे टॉपिक में ये सब 1 स्टार है, ये तो 1 भी नहीं है। ये अमेंडमेंट वगैरह सब हुआ है विद टीडीएस, भले ही 2 लिख लो आप, रिक्लासिफिकेशन सब 1 स्टार। इस पे दीजिए आप 3 सितारे। ग्रुप सेटल और बहुत ही सिंपल है। ओहो हो, क्षमा करें। सॉरी, ये स्पेशल इशू यही वाला चल रहा है। चेंज इन स्कीम जी, इक्विटी सेटल टू कैश सेटल, कैश सेटल टू इक्विटी सेटल, ये जी पॉइंट है। ये यहाँ पे हेडिंग आना चाहिए एच, क्या आएगी, ग्रुप सेटलमेंट्स। सॉरी, ये सही है। ये तो उसकी सबरी है जो ऊपर अपद्य पड़ा उसकी। सर ये बोर्ड नोट्स पे है क्या? ये सब बोर्ड नोट्स से ही बता हुआ है, पूरा है बोर्ड नोट्स पे, आप देखोगे तो सब कुछ है वहां पे। सुनो अब, बहुत लंबे समय तक आईसीआई के कैंपस में टाटा सन्स रिक्रूट करने आता था टाटा ग्रुप के बिहाफ पे। तो रिक्रूटमेंट कॉर्पोरेट लेवल पे होते थे, एक्सेप्ट फॉर ताज होटल्स, वो अलग करती थी रिक्रूटमेंट अपना। बाकी टाटा सन्स रिक्रूट करता था सीएस, और वो रिक्रूट करने के बाद फिर आपको किसी भी टाटा की किसी कंपनी में डाल देता था। तो एक्सेप्ट आपका, सॉरी ताज होटल बोला मैंने, टीसीएस अपने रिक्रूटमेंट अलग करता था। बाकी सारी टाटा की ग्रुप कंपनी, टाटा वाटर हो गया, होटल्स हो गया, सब कॉर्पोरेट करती थी, जैसा आईटीसी में भी आज होता है। हालांकि आईटीसी में होटल्स अलग से रिक्रूट करता है, खैर छोड़िए वो समझिए अभी क्या है। वो लोग ऐसा क्यों करते थे, सेंट्रल रिक्रूटमेंट क्यों होते थे? क्योंकि वो कहते थे कि यार हमें फ्यूचर में टाटा ग्रुप के लीडर चाहिए। तो हमें लगता है कि यार टीसीएस का सीईओ बहुत बढ़िया है, तो आगे जाके वो टाटा ग्रुप को हेड करे। इट्स लाइक सुंदर पिचाई इज हेडिंग द गूगल ग्रुप एंड नॉट जस्ट वन ऑफ द companies of Google, which is like say the search engine or the YouTube or whatever. So we don't recruit people for a company, we recruit them for a group. तो लोग टाटा सन्स ज्वाइन करते, फिर हम कुछ लोगों को क्या करते, जहां जरूरत होती तो कुछ को टाटा मोटर्स में, स्टील में, कुछ लोगों को ताज होटल्स में ट्रांसफर कर देते, यानी वहां अलोकेशन दे देते, वक्त दे देते। अब जैसे मैंने देखा कि यार टाटा मोटर्स में एक बंदा बहुत बढ़िया काम कर रहा है पिछले 10 साल से, पर हमने देखा यार उस कंपनी में ही बहुत ज्यादा क्या है, ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, तो हम उसको वहां से उठा के, लेट्स से हमको लगता है कि यार उसको क्या कर देते हैं, लेट्स पुट इट इनटू एनी न्यू एज बिजनेस, तो टाटा रिटेल में डाल दिया। तो वो एम्प्लॉय है ना मना करता था, बोले यार मैं नहीं जाऊंगा। कब ऐसा क्यों, ग्रुप क्यों हुआ समझो आप।
तो वो एम्प्लॉई क्या बोला कि यार जैसे ही आप मुझे कहाँ से उठा के, आपने मुझे उठाया टाटा मोटर्स से और डाल दिया टाटा रिटेल में, अभी मुझे टाटा मोटर्स क्या करता है, ईसॉप देता है, और टाटा मोटर्स के ईसॉप बढ़िया है, शेयर की प्राइस अच्छी बढ़ती है। अब टाटा रिटेल नया है, उसमें ईसॉप मिलेंगे तो भी इतना फायदा नहीं होगा और बड़ा रिस्की है, तो मुझे नहीं जाना। तो ऐसे क्रॉस फंक्शन मूवमेंट जब दिक्कत देने लग गए तो फिर टाटा मोटर्स ने क्या बोला कि यार हम है ना टाटा सन्स के ईसॉप देंगे एम्प्लॉइज को, ग्रुप कंपनी के, और सब्सिडरी के नहीं देंगे। तो आप टाटा मोटर में काम करो या स्टील में करो या रिटेल में करो, आपको ईसॉप टाटा सन्स के मिलेंगे। तो एम्प्लॉय को कोई फर्क ईसॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर पड़ता ही नहीं, कहीं भी जाओ। तो हम बोलते हैं भैया आपकी सैलरी भी कहीं भी काम करोगे एक जैसी रहेगी, ईसॉप भी होल्डिंग कंपनी के मिलेंगे। तो ये मूवमेंट बड़े आसान हो गए, ये रियल लाइफ सिचुएशन होती है ऐसी। अब प्रॉब्लम अकाउंटिंग की आ गई। टाटा सन्स इज गिविंग ईसॉप टू एन एम्प्लॉय, लेट्स से हु इज वर्किंग इन टाटा रिटेल। हाउ डू आई डू अकाउंटिंग फॉर दिस? देयर आर टू पॉसिबिलिटी। वन, I am taking reimbursement of the cost from subsidiary. Two, I am not doing that. Either of the cases, the rule is simple. Number one, SBP रिजर्व वो बुक करेगा जो ESOP दे रहा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वो बुक करेगा जहां पे एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है, खत्म। तो अगर एम्प्लॉय टाटा रिटेल में काम कर रहा है और उसको ESOP टाटा सन्स के मिल रहे हैं जो पेरेंट कंपनी है, तो एंट्री टाटा रिटेल में होगी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट, और टाटा सन्स में होगी एसबीपी रिजर्व क्रेडिट। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं क्या सब्सिडरी से पैसे लूंगा, नहीं लूंगा मैं कुछ भी, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट इन टाटा रिटेल बुक करना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ पेरेंट कंपनी, और सब्सिडरी क्रेडिट करेगी टू अदर इक्विटी लाइक कंपाउंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इस इंस्ट्रूमेंट्स में जो कंपाउंड इक्विटी एलिमेंट होता था वैसे यहाँ पे इक्विटी बुक हो जाएगी। जैसे इंटरेस्ट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट लोन पेरेंट सब्सिडरी को देती थी तो जो होता था वैसा हो गया। पर अगर रिइंबर्समेंट मिल रहा है तो देन इन दैट केस जितना रिइंबर्समेंट मिल रहा है उतने से पेरेंट सब्सिडरी को डेबिट कर देगा, डिफरेंस है कुछ तो इन्वेस्टमेंट में चले जाएगा, और सिमिलरली सब्सिडरी उतना पेबल दिखा देगी, कम ज्यादा है तो इक्विटी में एडजस्ट हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली खर्चा कौन बुक करेगा? जिसके यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है, एसबीपी रिजर्व जिसका ईसॉप इश्यू हो रहा है, बाकी डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, फिनिश। सर वो कैलकुलेशन सब कैसे होंगे? आप ये सोचना कि ये कैलकुलेशन में आपको कोई लफड़ा करना ही नहीं है, नॉर्मल जो कैलकुलेशन होते हैं वैसे। सर कभी ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या कि सब्सिडरी के ईसॉप मिल रहे हैं और बंदा पेरेंट में चले गया? रेयर है पर है। समझो टीसीएस अलग रिक्रूटमेंट कर रहा था मेरे एग्जाम्पल में, तो मैंने टीसीएस ज्वाइन किया, इट्स अ वेरी हाई ग्रोथ कंपनी, मेरे को वहां के ईसॉप भी मिले, और टीसीएस का शेयर इज वन ऑफ द ग्रेट शेयर्स वेयर यू कैन इन्वेस्ट इनटू। तो ईसॉप लेके भी लोग बहुत खुश है वहां के, आदमी बहुत बढ़िया कर रहा है, तो उसको मौका मिला कि भाई तू जा और टाटा सन्स का तू वहां पे तेरे को डायरेक्टर बनाएंगे। अब कोई भी आदमी ऐसा छोड़ना तो चाहेगा नहीं, पर हमारी कंपनी में लेट्स से ऐसी प्रॉब्लम है कि भैया टाटा सन्स क्या नहीं करता है, ईसॉप नहीं देता, इस एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं, तो ईसॉप आपको टीसीएस के ही मिलते रहेंगे। मैंने बोला चलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं काम कहाँ पे करूंगा? टाटा सन्स पेरेंट कंपनी में। तो बताओ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कौन डेबिट करेगा? टाटा सन्स। पर एसबीपी रिजर्व कौन क्रेडिट करेगा? टाटा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब अगर रिइंबर्समेंट मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो पेबल या रिसीवेबल दिखा देगा, पर अगर रिइंबर्समेंट नहीं है तो माना जाएगा कि सब्सिडरी ने एक तरह से पेरेंट के एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका खर्चा सब्सिडरी उठा रही है, तो इट इज लाइक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सब्सिडरी इसे रिजर्व डेबिट करेगी, इसको माना जाएगा एक तरह का डिविडेंड है। हो सकता है आप बोलो कंपनी लॉ में कैसे अलाउड है, क्योंकि डिविडेंड कैन ओनली बी इन कैश, ये सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड है, एक्चुअल में नहीं। और उधर पेरेंट को क्या दिखाना पड़ेगा कि उसको डिविडेंड मिला है, किससे? फ्री की सर्विस मिली है, तो इट हैज रिसीव्ड डिविडेंड इन काइंड। तो ये पूरा यहाँ पे समझाया गया है किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाएगा और इसका एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाएगा। दैट्स अबाउट इट। तो ये इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। आई होप आप कर भी लेंगे। इसके क्वेश्चन भी यहीं से है कि मॉड्यूल में एडेड, आप देख सकते हो 2021 के मॉड्यूल में उसमें ऐड किए थे और कुछ नहीं था, पर अब हो जाएंगे आपसे। इसके अलावा क्विकली सुन लो, अगर कोई रीलोड फीचर है, इसका क्या मतलब होता है रीलोड फीचर का? रोल ओवर ऑप्शन होता है।
मैंने आपको 3 साल का हिसाब दिया है, मैंने बोला 3 साल रुको आपको 100 शेयर मिलेंगे। फिर मैंने बोला रीलोड कर लो, यानी 3 साल बाद अगर आप चाहो तो इसको रोल ओवर कर लो अगले 3 साल के लिए, तो हम आपको फिर 3 साल में और 100 यानी 200 दे देंगे। पर अगर आप आज एक्सरसाइज कर लोगे तो फिर नई हिसाब स्कीम जब आएगी तब आपकी एंटाइटलमेंट आएगी, अभी नहीं आएगी। तो ये बोलते हैं कि अगर रीलोड है तो आपको शुरू में इसको इग्नोर करना है, यानी आप बिना रीलोड सोचे हुए आप अकाउंटिंग 3 साल की कर दो, और फिर 3 साल बाद अगर रीलोड ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया तो ये मान लो कि ये फ्रेश इक्विटी स्कीम है, तो वो जो 100 शेयर आप उसको और अगले 3 साल के लिए दे रहे हो, उस दिन उसकी क्या फेयर वैल्यू है उसके बेसिस पे आप उस पर आगा खर्चा बुक करना। चलिए, ESOP SAR इशूड ड्यूरिंग द ईयर है तो एक चीज ध्यान रखना, अपने सारे क्वेश्चंस में अपन ने ये माना है कि भाई एम्प्लॉय को मैंने ESOP 1 अप्रैल को दिया, 31 मार्च बैलेंस शीट डेट है, पर कभी 1 अक्टूबर को ESOP दिए और 3 साल के दिए, और लेट्स से टोटल खर्चा 3 लाख है, तो 1 साल का 1 लाख हुआ, तो पहले अकाउंटिंग ईयर में 50,000 एक्सपेंस बुक होगा क्योंकि 1 अक्टूबर को इशू है। तो सेम ऐसा स्टॉक अप्रिसिएशन राइट में भी हो सकता है। तो वहां पे ध्यान रखना, आप सिर्फ इस साल का जितना पीरियड हुआ है उतने साल में ही आप खर्चा बुक करो। तो समझो मैंने क्या किया, ये एग्जाम्पल है बढ़िया। 1 जनवरी को मैंने ESOP इशू किया 25,000 रुपए के, 2 साल की टर्म है, 25,000 उसकी फेयर वैल्यू है, तो खर्चा 2 साल का 25,000 है, तो 1 साल का कितना हो गया 12,500, तो 3 महीने का कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर में इतना ही बुक होगा। कोई नॉन वेस्टिंग कंडीशन है, लॉक इन पीरियड वगैरह, तो उसकी फेयर वैल्यू पे इम्पैक्ट देख लेते हैं, देख लिया मैंने। अगर आपने कोई शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान लेना है जिसमें गुड्स और सर्विस की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये कहते हैं कि फिर आपकी जो इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू है उतने पे आप गुड्स और सर्विस रिकॉर्ड कर लो। तो जो सर्विस हम ले रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू डिटरमाइनेबल नहीं है, तो जो इक्विटी शेयर आपने दी है उसकी फेयर वैल्यू ले लीजिए। इसके अलावा ये सब आपके डिस्क्लोजर्स दिए गए, और आखिरी में जानदार आपको समरीज दी हुई है स्पेशल इश्यूज की भी, और ये सुपर समरी है, इसमें सब कंप्लीट हो जाता है। ये ब्रह्मास्त्र का आखिरी बनना। इसी के साथ शेयर बेस्ड पेमेंट का हमारा डिस्कशन कंप्लीट। बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऊपर शेयर बेस्ड पेमेंट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जहाँ बिजनेस कॉम्बिनेशन में आप शेयर इशू करते हो तो वहाँ पे ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, अदरवाइज सारे शेयर बेस्ड पेमेंट पे ये वाला स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। बधाई हो बधाई दोस्तों आप लोगों को। इसी के साथ आपका एक इंडेक्स 102 शेयर बेस्ड पेमेंट भी कंप्लीट हो जाता है। इसके ऊपर अब अपना एक टैक्स वाला एडजस्टमेंट बाकी है। ओके, वो इंडेक्स 12 में यहाँ पे नहीं है, तो उसका जो डिफर्ड टैक्स वाला है वो यहाँ पे कवर इसलिए नहीं हुआ बिकॉज इट्स नॉट देयर हियर, तो आप उसको वहाँ पे देख लीजिएगा। और इसमें ये सारे क्वेश्चन रीप्राइसिंग, कैश ऑल्टरनेटिव, कैश बेस्ड शेयर पेमेंट प्लान्स, आई थिंक कर पाएंगे अब आप लोग ये सब। चलो एक मॉक टेस्ट पेपर का नया क्वेश्चन है, देख लो। 1 अप्रैल को न्यू एज टेक्नोलॉजी ने ग्रांट किए शेयर ऑप्शन अपने एम्प्लॉय को। स्कीम 30 जून को अप्रूव हो गई है और फेयर वैल्यू शेयर ऑप्शन की डिटरमाइन की गई है टू बी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑन 1 अप्रैल। तो इस पर्टिकुलर केस में ग्रांट डेट क्या होगी ये पूछना चाह रहे हैं शायद। तो अगर अप्रूवल सब्सटैंशियल है तो फिर 30 जून। तो ये बोल रहे हैं कि आपने जिस दिन क्या कर लिया है, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली है काउंटर पार्टी से, उसके बेसिस पे आपकी ग्रांट डेट होगी। तो अगर अप्रूवल सिग्निफिकेंट था तो 30 जून, नहीं तो फिर 1 अप्रैल। ग्रांट डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? फेयर वैल्यू निकालने के लिए। फिर कोई आईटी इक्विपमेंट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने और 30 जुलाई को इक्विपमेंट मिला है, फेयर वैल्यू 1 अप्रैल की है, तो ठीक है, वो अपन मानेंगे कि अपन ने प्रीपे कर दिया है, उस तरह का है। देख लेना है, क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ खास नहीं है। ये पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन जो अभी आया था, जुलाई में आया था शायद। वोया लिमिटेड इशूड 1,000 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 200 एम्प्लॉई एट 10 रुपीज। एम्प्लॉई आर रिक्वायर्ड टू स्टे इन एम्प्लॉयमेंट फॉर 3 ईयर। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज 18 रुपये। तो ये इक्विटी सेटल्ड प्लान है। 200 एम्प्लॉई को 1000 शेयर ऑप्शन और उसकी फेयर वैल्यू 18 रुपये 3 साल। 90% एम्प्लॉई एक्सपेक्टेड है, तो फर्स्ट ईयर में इतने पे खर्चा बनाएंगे। सेकेंड ईयर में क्राइसिस हुआ तो कैंसिल कर दिया। इस दिन मार्केट प्राइस 15 रुपये थी शेयर की, कोई काम की नहीं है ये। ऑप्शन की फेयर वैल्यू 12 थी और कंपनसेशन एम्प्लॉय को 13.5 दिया है। तो 1.5 इंटू जितने एम्प्लॉय उस दिन थे इंटू सबको 1000 शेयर ऑप्शन, ये PRL में डाल देना, बाकी SBP रिजर्व से एडजस्ट कर देना। ये अकाउंटिंग हो जाएगी। आपका जुलाई का क्वेश्चन इतना सिंपल सा हो गया खड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ अपन क्या करते हैं, दिस इज समथिंग विच क्लोजेस आवर डिस्कशन ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट। और आज का यही डिस्कशन खत्म। किसी के कोई डाउट्स वगैरह है तो पूछ लो, अदरवाइज बढ़िया हो गया मेरे हिसाब से। आज 4 घंटे में अपन ने अच्छा कवर कर लिया।
शेयर बेस्ड पेमेंट पूरा हो गया है। बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, शेड्यूल 3, इंड एस 1 सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो कल अब आपका टेस्ट होने वाला है शाम को, जिसमें आप बिजनेस कॉम्बिनेशन और शेयर बेस्ड पेमेंट का डिस्कशन कवर करेंगे। तो वो टेस्ट वहाँ पे कवर होगा। पिछले टेस्ट के आई होप रिजल्ट सबके पास आ गए हैं। इनफैक्ट मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी रिजल्ट्स की, जिसमें आई कुड सी कि द रिजल्ट्स वर गिवन ऑलमोस्ट इन 90% ऑफ द केसेस विद इन डेज टाइम। इनफैक्ट कुछ कुछ केसेस में तो 3-4 घंटे में भी शेयर कर दिए गए। आई डोंट नो वेदर व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट और नॉट। इफ इट इज सो प्लीज टेल मी, इफ इट इज नॉट देन ऑल्सो टेल मी, बट आई थिंक अरे क्या हो रहा है? ठीक है, ओके जी। अब आ जाए अपन, थोड़ी चैट देख ले क्या है, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो देख ले। अब कौन सा इंडेस होएगा, तो कल का हमारा टारगेट होगा इंडेस 16 पीपी इंटेंजिबल एसेट्स, और देखते हैं इसके बाद कितना होता है। बट आई थिंक ये दो, और फिर अगर हुआ तो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये 3 इंडेस कल अपना टारगेट होगा, कर लेंगे। चलिए हरदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लास्ट के समरी नोट्स कॉपी कर देना, वो कर देता हूँ। चलो अभी आपको मैं, ऐसे हैं बोर्ड नोट्स में, फिर भी कर दूंगा। चलिए भाई, सारे कंसेप्ट ब्रशअप हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और स्टूडियो टूर कराना था मुझे आपका, इसको हिला के दिखाऊं आपको मैं। चलो यार, आज यूट्यूब पे, कल अपन ऐप पे रहेंगे तब करा दूंगा ऐसा कल। ठीक है जी, जैनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनेस कॉम्बिनेशन का अपना एक पार्ट बाकी है, वो बिजनेस की डेफिनेशन और ऑप्शनल कंसंट्रेशन टेस्ट। वन ऑफ दीज डेज, कल परसों में कहीं आखिरी में थोड़ा समय बचेगा तो करा दूंगा। अब आज तो शायद ना कर पाए अपन इसको। चलिए, थैंक यू रुद्रा। इसको यूट्यूब पे रखेंगे अपन, तो रिपीट टेलीकास्ट वाले जो स्टूडेंट्स है वो इसको यूट्यूब पे ही शाम को देख सकते हैं, और कल अपन फिर वापस अपने नॉर्मल ऐप पर आ जाएंगे। ठीक है, सुबह आज थोड़ा सा डिले हो गया दोस्तों। ये क्या, थोड़ा सा अपना स्टूडियो जो होता है यहाँ पर, दैट इज नॉट मैन्ड, इट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय मी इटसेल्फ। तो उस कारण से आप 15 मिनट का मुझे थोड़ा सा बफर दिया करें। आप बोल सकते हो सर कि आप थोड़ा जल्दी आ जाया करो, पर वो वही वाली बात है। आप ये मान लो कि एग्जाम आपकी नवंबर में ही है, दिसंबर में नहीं है, तो आप तैयारी कर लोगे क्या? होता नहीं है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। दो डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, तो आप सुबह थोड़ा एक 15 मिनट का मार्जिन रखा करें क्लास शुरू होने में। ठीक है जी, चलिए भाई, 15 तक कोशिश करिएगा करने की। ठीक है, पर देखो दोस्तों, मेरा ऐसा है कि स्टॉक अप्रिसिएशन राइट, डेरिवेटिव जैसे क्या, तो बेटा अपने इक्विटी शेयर पे अपन डेरिवेटिव नहीं दे सकते, वो वाली बात है। तो अपने इक्विटी शेयर के ऊपर अगर मैं कैश में कुछ सेटलमेंट कर रहा हूं, तो फिर वो टेक्निकली डेरिवेटिव नहीं है, और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ डाल दिया। पर समझने के लिए आप बोल सकते हो कि ये डेरिवेटिव जैसा है। चलिए, थैंक यू फैजा। आईपैड के कैमरा से स्टूडियो दिखा दीजिए। अच्छा हाँ, ये बढ़िया आइडिया। हो हमारे दिमाग में ही नहीं आया, अभी दिखा देते। चलो वैसे दिखा देता हूँ। SM4 वाला क्वेश्चन एक बार वहां पे डाल दो, क्या है देख लेते हैं अपन। चलिए शिवानी, थैंक यू। रजत भंडारी बोल रहे हैं सर आपकी क्लोनिंग कर दो तो हमें और डॉटर से कम मिलाओगे अगले संडे। रिवर्सिंग ईबी इन एनी टाइप ऑफ SBP, बिल्कुल रिवर्स हो सकता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो मैंने लिया था, 3 एम्प्लॉय पे खर्चा बुक कर रहा था, 2 साल में 200 रुपये बुक कर दिया, 100 3 साल का खर्चा था, और तीसरे साल में तीनों भाग गए, तो ये 200 रिवर्स PRL से होएगा। तो वेस्टिंग डेट से पहले अगर एम्प्लॉय छोड़ गए, कम हो गए, तो PRL से रिवर्स होगा। वेस्टिंग के बाद हो गए, लैप्स हो गए, तो रिजर्व से एडजस्ट होता है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू शाश्वत। सुनील भाई धन्यवाद। टेस्ट पेपर ऑफ FI शेयर नहीं हुआ क्या अभी? अच्छा, मैं बोलता हूँ आज नहीं करेगा शेयर। चलिए, स्टूडियो टूर करा दूँ अभी, देखता हूँ मैं, हो सकता है इसमें तो मैं करवा देता हूँ। आईपैड के कैमरे से बढ़िया आइडिया दिया है आपने। ओके, ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टूडियो बता सकता हूँ अब। चलिए, हर्षिला के रिजल्ट्स नहीं आए, नहीं में एक बार नोट करिए, देखिए क्यों नहीं आए इनके। चलिए सर, आप ही धोनी है फुल ऑफ पावर। अच्छा, वो बोले जल्दी हो जा रिटायर। अभी तो पढ़ाएंगे, अभी 10-15 साल थोड़ा। चलिए, 15 मिनट ज्यादा टाइम मिलेगा नींद लेने को, ये क्या था? हाँ 15, अच्छा सुबह 15 मिनट ज्यादा सो लेंगे, ये भी ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता 7 बजे भी शुरू हो जाए, तो 15 मिनट तुमको मेरे लिए छोड़ना पड़ेंगे।
ठीक है, नईम बोल रहा है भाई शेयर कर दिए हैं, शेयर करे जा चुके हैं आपके एफआई के पेपर विद सजेस्टेड आंसर, तो जिनको नहीं मिले हैं आप एक बार जैसे मैंने आज बताया था वैसे देख लीजिए। आज क्लब सैंडविच फाइनली रजत भाई ने मुझे दे दिया है। चलिए, तो वो क्लब सैंडविच का फंडा हमारी लाइव बैच में ऐसा रहता है, हम पिछले साल जब लिए थे कि अगर आपको ही बच्चे पूछ रहे थे कि सर आज क्या खाओगे, मैंने बोला यार क्लब सैंडविच बड़ी पसंद है मुझे, तो उन्होंने बोला बोले ठीक है सर हम आपको क्लब सैंडविच देते, आपने अच्छा पढ़ाया तो उसके उसमें तो ऐसे इमोजीज या कमेंट्स में मिल जाया करते थे मुझे। ठीक है सर, नईम भाई से भी मिलवाओ, नईम भाई ऑफ लोकेशन करते हैं, एक दिन उनको ले आएंगे यहाँ पे, आखिरी दिन लगेगा तो बुला लेंगे, मिलवाएंगे आपसे। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू कियारा, टुडे सेशन वाज रियली गुड विथ लॉजिक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे टॉपिक्स में क्या रहता है ना, थोड़ा सा अपने ऊपर लोड भी, ऐसे एसबीपी अपने आप में ठीक ठाक टॉपिक है पर इतना बड़ा भी नहीं है, तो ये क्या होता है थोड़ा एक लेक्चर में सिमट भी जाता है। कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, थोड़ा अपने ऊपर भी टाइम प्रेशर रहता है कि यार इसको कैसे टाइम पे कंप्लीट करें। चलिए, 115 100 थोड़ा 16 थोड़ा डिटेल में करवा दो, ठीक है, नोटेड। 115 तो यूट्यूब के जो आपके वीडियोस है ना वो परफेक्ट है, उसमें एक्स्ट्रा सिर्फ क्वेश्चन मुझे कराने हैं, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। 116 में करवा दूंगा वो, तुम चिंता ही मत करो। ठीक है जी, सारे इंडेक्स कवर होंगे क्या? लेट्स सी, मैं सोच रहा था आप लोग सजेस्ट करें कि कुछ इंडेक्स का मैं क्या करूंगा, एक क्विक रिवीजन एक दिन ले लूंगा, जैसे कैसा मतलब छोटू छोटू स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर, इन्वेंट्री, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसी और इस टाइप के जो एकदम ही नॉर्मल मामूली से होते हैं, इनको मैं क्या करूंगा एक बार फटाफट एक ही लेक्चर लेके ऐसे 5-7 स्टैंडर्ड फटाफट एक बार रिवाइज करवा दूंगा, तो मतलब आपको भी क्या रहेगा कि ठीक है भैया ये हो गया, अपना काम निकल जाएगा इससे। बाकी फिर जो बड़े वाले हैं या जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ ही रहे हैं, जिसमें आपका पीपी हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, इम्पेयरमेंट हो गया, लीज हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर हो गया, टैक्सेस ऑन इनकम हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो गया, फॉरेन एक्सचेंज 21 हो गया, ईपीएस हो गया, आई मीन इनको अपन अच्छा खासा समय देके इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मोरलेस करा देंगे। लो भैया, स्टूडियो का टूर दिखा देता हूँ मैं अब आपको, आइए, तुम यूट्यूब पे डलवाओगे। ओके, ये ठीक है, चलिए स्टूडियो टूल ले लीजिए भाई। ओके, ये देखो अब आपको क्या दिख रहा है इसमें, आ रहा है कि नहीं, इधर देखो, मैं अल्लाह ये नहीं रहा, हाँ 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 हाँ। चलिए, तो ये देखिए भैया स्टूडियो हमारा किस तरह का है, आई थिंक यू आर एबल टू वॉच दिस। ओके, चलिए, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, बढ़िया। तो ये देखो, ये दोस्तों कैमरा है जिससे मैं आप तक पहुंच पाता हूं, और यहाँ पे सेटअप में आप देखोगे तो आपको एक ये मेरी मैकबुक है जिसमें ये पूरे लेक्चर का बैकअप साइड बाय साइड लाइव रिकॉर्ड होते जाता है रेंडरिंग के साथ साथ। इधर पीछे एक ये बड़ी सी टीवी लगी हुई है जिसमें मैं आपकी चैट्स वगैरह देखता हूँ, और ये नीचे एक और टीवी लगा हुआ है जिसको या तो मैं मिरर डिस्प्ले या फिर एक्सटेंडेड डिस्प्ले की तरह यूज़ करके चैट यहाँ पे और वीडियो कैसा रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ देख लेता हूँ। फिर इसके अलावा ये यहाँ पे कलर मेरे रंग का राज है, ये चमकता है सुबह के समय पे, जो आपको सर्द हवाएं आती है वो ये यहाँ से आ जाती है, तो आई वांट टू नॉर्मली स्टे नियर द विंडोज़ एंड ऑल, तो मेरे पास यहाँ 3 टाइप एरियाज़ के वेंटिलेशन हैं, और फिर जब आवाज़ आना शुरू हो जाती है तो फिर अपना ये एसी काम आ जाता है। दीवार के रंग पे मत जाइएगा, नेरोले की मलछन लगाओ, क्रिटिकली मत देखना दोस्तों स्टूडियो को, ऐसा कोई खास नहीं है, बट यस ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये यहाँ से बाहर निकलते हैं ना तो मेरी बालकनी आ जाती है, तो वो डायरेक्ट मेरे को एक्सेस मिलता है, अभी एसी है इसलिए बंद है। और इसके अलावा पीछे क्या है ये बताता हूँ मैं आपको, तो पीछे मेरा इधर ग्रीन स्क्रीन है, ये जो आप रोज नए नए तरह के बैकग्राउंड देखते हो ये बैकग्राउंड सारे यहाँ से आ जाते हैं। और फिर उसके अलावा इस तरफ अगर मैं जाऊँगा जहाँ पे मैं इसको ले जाऊँगा तो ये बंद नहीं हो जाए, तो मेरा एक बहुत लंबा सा वहाँ पे एक सेकंड स्टूडियो जैसा कुछ है, आपको मिरर विरर दिख रहा होगा जिसमें थोड़ा तैयार श्यार हो जाता हूँ सुबह। और यहाँ पे ओके, मैं लिखता किसके ऊपर हूँ ये बताऊँ आपको, तो ये अपना इस तरह का डायस है, दिख रहा है क्या? नहीं, ये तो रुकी है, हिल गया हिल गया हिल गया। चलो, तो आई थिंक इतना ही था आज अपनी किस्मत, आ गया आ गया। तो दिस इज बेसिकली व्हाट आई राइट ऑन, तो आई हैव दिस बिग लॉग, दिख ही नहीं रहा है, सॉरी क्षमा करें।
तो आई हैव दिस पर्टिकुलर बिग लॉग डायस, इसके ऊपर आपके वो रहती है, वहाँ पे मेरी सब किताबें विताबें रखी रहती है जो मेरे को कभी क्लास में दिखाना होती है, यूज़ करना होती है, और अपना बस इतने से काम हो जाता है। बढ़िया। चलिए जी, तो ये स्टूडियो भी हो गया आज अपना टूर। ओके, तो आज कल वाली वंशा कल पूरी नहीं हो पाई तो आज हो गई। चलिए जी, धन्यवाद बहुत बहुत। घर पर है क्या क्लास? हाँ, अभी एक्चुअली क्या लास्ट ईयर वी स्टार्टेड दिस इन दिसंबर 2020 में, क्योंकि लॉकडाउन आए दिन आते जाते रहते थे, तो मैंने पहली लाइव क्लास इस तरह की स्टार्ट करी थी दिसंबर 20 में एफआर की। तो फिर हमने घर पे ही बना दिया था, क्योंकि कभी लॉकडाउन आ जाए कुछ हो जाए तो फिर अपनी क्लासेस बंद नहीं होगी। तो यहाँ पे एक पूरा बढ़िया फ्लोर है और उस तरफ मेरे पास खूब सारी ऐसी भयंकर सारी जगह है। वहाँ पे एक ग्रीन बोर्ड वगैरह भी है, कभी यूट्यूब पे अपने वैसे फुल पोस्ट शूटिंग वगैरह करना है तो वहाँ हो सकती है। वाइट बोर्ड लगा हुआ है, तो वो मैं कभी आपको ले जाके उधर का दिखाऊंगा। और ये पूरा घर से मैनेज होता है और मेरे पास सारा सिस्टम एकदम यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, सब कुछ वो सर्वर से कुछ कनेक्टेड है, तो ऑफिस वाले लाइव एक्सेस कर लेते हैं इसको, वहाँ से उनको कुछ भी बैकएंड पे मैनेज करना रहता है तो वो लोग कर लेते हैं। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती मुझे। घर का भी टूर करा। चलिए भाई। और यार ये देखो, ये आ गए क्रिप्टन भाई ने स्लीपर देख ली अपनी, तो ये बहुत बड़ा सुकून हो गया दोस्तों कि जब लाइव क्लास हुआ करती थी तो फिर अपने को क्या करना पड़ते थे। तो यूज टू गेट दोज लेदर शूज पहन के, तो 3-3 4-4 घंटे आप समझ रहे हो आपकी क्या हालत होती थी। फिर उस पर स्पोर्ट शूज पर आए, उसमें भी वो आनंद नहीं आया, पर खैर स्लीपर के आनंद ही अलग है अपने। ये पकड़ लिया क्रिप्टन ने, शाबाश बेटा। ठीक है जी, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? मैं करवा दूंगा वो। अभी तक एग्जाम में छोटू मोटू आता है, बट इंस्टीट्यूट उसमें जरूर पूछ लेता है तुम्हारे आरटीपी एमटीपी में, अपन कवर कर लेंगे उसको, वो रहेगा अपने प्लान में। ठीक है जी, चलिए व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर दो। अरे मेरे को ये यूट्यूब शूट्यूब बनना है, इच्छा तो अपनी भी होती है, कभी अपन भी बोले कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और गिव अवे देने की, बोले ऐसे सब्सक्राइबर लेके आओगे। फिर अपने को समझ में आता भैया अपने से जो हो वही कर लो। ठीक है जी, चलो बोर्ड नोट्स अपडेट कर देता हूँ, आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एंड वी विल देन कंटिन्यू दिस टुमारो। और कल एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि कल हम इंडेज 16, यानी अब हमारा थोड़ा सा चैप्टर्स से अब हम स्टैंडर्ड्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो देयर इज अ मोड शिफ्टिंग विच इज हैपनिंग एसेंशियली। तो इन दैट सेंस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स थिंग्स फॉर यू ऑल्सो वुड बी अ लिटिल, तुमको थोड़ा सा ऐसा क्या लाइट फीलिंग में रहोगे। उसका सिंपल रीज़न ये है कि अब ऐसे लंबे लंबे टॉपिक नहीं है, तो तुम थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन लेवल हल्का फुल्का इधर उधर कम कर लोगे तो भी चलेगा। हालांकि इसमें कई बच्चों ने शुरू में सुझाव दिए थे कि सर ये कंसोलिडेशन या ये भारी वाला जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक है ये आखिरी में लो, पर आप खुद सोचो कि मैं पहले आपको क्या कराता, वो 116 और ये सारे टॉपिक करा देता और बाद में ये लेते, तो आपकी एनर्जी नहीं बचती। फिर आप बोलते यार चलो छोड़ो, इससे ही अपन सब कवर कर लेंगे। फिर आप उस लॉजिक और स्ट्रैटेजी पे चले जाते कि छोड़ो यार, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से एक टॉपिक तो छोड़ ही दो, ऑप्शन में छोड़ देंगे। और वहां से फिर क्या होता है, पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर आपका एग्जाम तभी अच्छा जाएगा जब सबका अच्छा जाए। थोड़ा भी हिल हुल गया तो फिर आप समझ लो कि स्थिति गंभीर है। ठीक है जी। चलिए भाई, एप्पल कभी इतना एडवर्टाइज नहीं करता सेम। ओह तो यार क्या एडवर्टाइज, ऐसे अपना धंधा नहीं है, अपना काम भी नहीं है, अपना प्रोफेशन नहीं है। अब इसको जो भी बोलना है आप इसको वो बोल दीजिए। अपने केस में कैसा है कि अपन टीचर आदमी, अपने को दिल से लगना चाहिए कि आज चलो आज की क्लास अच्छी रही, तो अपना दिन ऐसे ही अच्छा चले जाता है। बच्चों को समझ में आया, अपना पर्पस सॉल्व हो गया। कभी कभी ऐसा भी लगता है टारगेट करा था वो पूरा हो गया, तो ठीक है अब सब कुछ ठीक चल रहा है और ज़्यादा कुछ मंशाएं हैं नहीं अपनी। ओके जी। हाँ, मैराथन भी अपलोड कर दीजिए एक पूरा का पूरा। हाँ यार क्या मैराथन देखते हैं, वो तो क्या इसी से कट पीट करके बनाएंगे तो बनाएंगे, बाकी अलग से तो मुश्किल है। ठीक है, चलिए सर प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। इनफैक्ट ठीक है, देखो सही बताएं तो हमारा प्रमोशन तुम करोगे, मैं मेरे मुंह से क्या बोलूँगा कि यार दोस्तों बताओ यार, अपने दोस्तों को लाई भारी मात्रा में कल की क्लास में अपने दोस्तों को, तो तुम लोगों को ही बताना है, तो वो तुम्हारा काम है, तुम करो। चलिए आपका आईपैड गिव अवे कर देना। बढ़िया।
चलिए, कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन और शेयर बेस्ड पेमेंट, ये टॉपिक का कल टेस्ट रहेगा। ओके, अभिलाष ने बोला भाई लोग लाइक कर दो। अब ये यूट्यूब वाले पे आप डालो, चाहो कमेंट तो डाल दीजिएगा, उस पर लाइक भाई देख लेना, आपको जो करना है कर दो। अच्छा है, ऑडिट संभाल लो। चलो अभी एफआर करते हैं, फिर उसके बाद प्लान करेंगे। चलो जी, ओके, सी यू देन, टाटा, सी यू, बाय बाय। 3-4 बार मैं भी चलिए बोल देता हूँ, उसके बाद ही मैं भी जाता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है चैट पढ़ के। 100 लोगों को लेके आते इंदौर, एकदम पूरी शक्ति प्रदर्शन के साथ मार्केटिंग के लिए। ठीक है जी, ओके, सी यू देन, बाय। मैं की गिव अवे कर दो, ये देखो। ठीक है, फिर पावर की फीस बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, और मैक गिव अवे दे देता हूँ, आएगा तो वहीं से। तो देखो, गिव अवे नहीं हो रहा है मतलब अपन आपसे ऑप्टिमम और कम कॉस्ट चार्ज कर रहे, राइट।